हेलो एवरीवन, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं तथा घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो एक बड़ा वर्ग स्टूडेंट्स का जो कि अपनी तैयारी लगभग कंप्लीट कर चुका है या उसने कहीं ना कहीं से पढ़ाई कर ली है, अब वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने वाला है, एग्ज़ाम देने जाने वाला है जब भी नज़दीक एग्ज़ाम आता है। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या है कि सर अभी भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम एग्ज़ाम दे पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए और आप लोगों को क्या करना चाहिए, उस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जैसा आप सबको पता है कि संस्कृति आईएएस ने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। आप सब लोग भी मोबाइल में आप लोग ऐप डाउनलोड कर चुके होंगे और यदि नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करके उसके फीचर्स को समझें। और आज मैं उसी पर एक बात करूंगा। संस्कृति आईएएस के द्वारा 3 प्रकार के कोर्स प्रारंभ किए गए हैं और वो 3 प्रकार के कोर्स कौन कौन से हैं, पहले मैं उन्हीं के बारे में बता देता हूं आपको हल्का सा। उनमें से एक कोर्स है जिसका नाम है जीएसपीटी कोर्स। इस जीएसपीटी कोर्स में संबंधित अध्यापक द्वारा जीएस की पढ़ाई कराई जा रही है और उस पढ़ाई के दौरान जब वो टॉपिक पूरा हो जाता है तो टॉपिक पूरा होने के बाद उससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा की जाती है, जिससे स्टूडेंट को ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चंस भी हम समझ पा रहे हैं और वो सभी क्वेश्चंस लगभग उसी संबंधित अध्यापक द्वारा बनाए जा रहे हैं। दूसरा जो कोर्स है उसका नाम है पीटी, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। ये जो दूसरा प्रोग्राम है ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है या अपना कोर्स का रिवीजन वो कर चुके हैं और वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। और तीसरा जो कोर्स है इसका नाम है मेंस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। मेंस क्वेश्चन आंसर ये उन लोगों के लिए होगा जो प्रीलिम्स पास कर चुके होंगे, जो अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उनका मेंस का पूरा कोर्स रिवाइज कर दिया जाएगा। इन तीनों कोर्स में से आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो होगा प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। और जैसा मैंने अभी आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाया कि आज के हमारे टॉपिक का नाम है प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। अब आपके मन में विचार आएगा, सर ये है क्या, थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए। तो उसे समझ लेते हैं एक बार ज़रा। जिन विद्यार्थियों ने कोचिंग के माध्यम से या रेफरेंस बुक के माध्यम से या अपने क्लास नोट्स या किसी दोस्त के माध्यम से तैयारी लगभग कर ली या वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जाना चाह रहे हैं, वो लोग हमेशा हम लोगों से पर्सनली क्वेश्चन पूछते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि सर अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम एग्ज़ाम दे पाएँ और क्वालिफाई कर पाएँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करें। और बार बार वो क्वेश्चन पूछते, सर थोड़ा हेल्प कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो कमी है वो है विश्वास की, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की। और उस कॉन्फिडेंस की कमी का एक सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं किया है और अगर अभ्यास किया भी है तो शायद उसका तरीका इतना कारगर नहीं रहा कि वो उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सके। तो ये जो प्रोग्राम है जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें पुराने विद्यार्थी, पुराने का तात्पर्य है जिन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली है और प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये प्रोग्राम बेसिकली बनाया गया है। जो लोग अभी आईएएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो इस प्रोग्राम के माध्यम से कोई खास लाभ अभी नहीं उठा पाएंगे जब तक वो अपना सिलेबस पूरा नहीं कर लेते। जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है और एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको इससे खासकर लाभ होगा। और मैं जो अंततः कहूँगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य इस प्रोग्राम के माध्यम से हिंदी मीडियम के रिजल्ट को सुधारना है। अब ये कैसे सुधरेगा, क्या है इस प्रोग्राम में और आज हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे विस्तार से, एक बार उसे देख लेते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर जीएस कैसे तैयार किया जाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आते हैं उनको देख करके कैसे जीएस तैयार किया जाए कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हों तो ये कह पाएँ कि नहीं, हमारी तैयारी बेहतर है। एग्ज़ाम हॉल के जाने से कुछ देर पहले ही पता नहीं क्यों मन में सब लोगों की ये बात आने लगती है कि सर पता नहीं आज क्या होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, पेपर कैसा आएगा।
ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यद्यपि उसने पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी है, उसने जहाँ से भी अध्ययन करना था अपना पूरा मेहनत से अध्ययन किया है, लेकिन वो आत्मविश्वास की कमी ना हो या आत्मविश्वास और बढ़ पाए, उसके लिए ये प्रोग्राम बेसिकली बनाया गया। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विगत वर्ष के प्रश्नों का अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है और अगर है तो क्यों। फिर हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में प्रश्नों की संख्या, कैसे पूछे गए प्रश्न, यूपीएससी का सिलेबस क्या कहता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन आते हैं, और फिर हम सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करते हैं। पाठ्यक्रम का विभाजन जो हम लोग करेंगे, जो क्लास में किया जाता है, जिस हिसाब से क्लास कराई जाती है, और फिर विगत वर्ष के प्रश्नों के अनुसार कौन से टॉपिक पर कितना वेटेज दिया जाए, कौन सा टॉपिक है इकोनॉमी का जिस पर आपको ज़्यादा बल देना चाहिए, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप थोड़ा कम भी पढ़ें या ना पढ़ें तो काम चल सकता है, या फिर शायद कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जिसको छोड़ के जाया जा सके। उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और लास्ट में फिर हम देखेंगे प्रश्नों को हल कैसे किया जाए। ये जो लास्ट वाला मेरा हिस्सा है स्लाइड का, वही आज के टॉपिक का मुख्य उद्देश्य भी है कि आप लोग क्वेश्चन हल करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतें, कोई ट्रिक ना अपनाएं। जो कहते हैं ना कि एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी, वो सब तब यूज़ करनी चाहिए जब आपको सब्जेक्ट की या उस क्वेश्चन की बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। ऐसा ना हो कि आप लगभग हर प्रश्न में उसी प्रकार की तकनीक का या कोई अन्य तकनीक का सहायता लेने लग जाएं, तो मुझे लगता है कि फिर वो तुक्के से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाली बात हो जाएगी, और अगर ऐसा कर भी लेता है कोई विद्यार्थी तो वो मेंस में पिछड़ जाएगा। तो जो एक सुदृढ़ तैयारी है, जो ठोस तैयारी करनी है, उसके लिए प्रश्न कैसे अटेम्प्ट किए जाएँ उनको समझेंगे। यूपीएससी के प्रश्नों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी भाषा कैसी रहती है, कहाँ हमसे गलती हो सकती है, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे इस टॉपिक के लास्ट में, और वही आज का मुख्य विषय है चर्चा का। देखिए, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को क्यों पढ़ना चाहिए या क्यों उन पर स्टडी करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप लोग हमेशा, जिन लोगों ने भी अब तक सिलेबस पढ़ लिया होगा, तो मैं आशा करता हूं कि आप भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते होंगे, घर पे उनको सॉल्व करते होंगे। और जो लोग नहीं करते या उन पर कम ध्यान देते हैं, तो वो ये बात ज़रूर जानें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करने क्यों ज़रूरी हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले हिस्ट्री से संबंधित भी इस बात पर चर्चा की, देखा आपने वीडियो में कि सर ने वहाँ भी बताया कि हिस्ट्री के संदर्भ में या बाकी विषयों के संदर्भ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्यों उन पर इतना बल दिया जाता है। उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कुछ बातों की जानकारी देता है। अगर आपने विगत वर्ष का कोई एक प्रश्न हल किया, मैं किसी एक प्रश्न का बात कर रहा हूँ, कोई एक प्रश्न हल किया, तो उसको हल करने से आपको ये पता चलता है कि यूपीएससी या जो भी आप सिविल सर्विस पीसीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उस क्वेश्चन की भाषा कैसी आती है, उसकी जो औपचारिक किताबी भाषा है वो किस प्रकार होती है, और स्पेशली हिंदी में वो भाषा कैसे लिखी जाती है, किन शब्दों का प्रयोग करके कमीशन आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको उसकी भाषा पहचानना, उसकी भाषा को समझने की क्षमता बढ़ती है। पहला पॉइंट, अगर आप उस भाषा शैली के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करेंगे और आप नॉर्मली घर पे कुछ मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है आप मॉडल क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हों, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो लगता है कि ये पता नहीं क्या लिखा है, इसने क्या पूछना चाहता है। वो इसीलिए क्योंकि आपने उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं की है। तो मेरा ये मानना है, विगत वर्ष के प्रश्नों से सबसे पहले क्वेश्चंस की भाषा शैली को समझने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा है समय का प्रबंधन, टाइम का मैनेजमेंट। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसकी भाषा के अकॉर्डिंग, जो कि थोड़ी बहुत जटिल भाषा भी होती है स्पेशली हिंदी में, उस जटिल भाषा को समझ करके आप क्वेश्चन को कितने समय में हल कर पा रहे हैं। क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक एक क्वेश्चन पर 10-10 मिनट लग रहे हैं, या एक क्वेश्चन आप 1-2 मिनट में हल कर पा रहे हैं, या कुछ और भी समय हो सकता है। तो आप कितने टाइम में किस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको टाइम ज़्यादा लगता है यूपीएससी की भाषा के अकॉर्डिंग, किस सब्जेक्ट को आप जल्दी अटैम्प्ट कर लेते हैं, ये सारी बातों की जानकारी आप तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल ना करें। देखिए, ये तो हो नहीं सकता कि डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में ही ट्राई करेंगे, तो फिर तो ऐसे ट्राई करते करते चांस ही ख़त्म हो जाएंगे, एज लिमिट क्रॉस हो जाएगी। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है वो मॉक टेस्ट आप किसी मॉडल क्वेश्चन आंसर को करने के पहले यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको कर लेंगे, तो आप उसका एक मानक पढ़ पाएंगे कि हाँ, इस मानक से
यूपीएससी क्वालिफाई किया जा सकता है कि स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा। अन्यथा अगर आप उस स्टैंडर्ड से नीचे नीचे क्वेश्चन हल करेंगे तो शायद आप लोगों को ये लगेगा कि हम तो क्वेश्चन हल कर लेते हैं, हमारे 100 में से 70-80 क्वेश्चन हल हो जाते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में फिर रिजल्ट जो है नेगेटिव हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए आपको उस क्वेश्चन की भाषा समझना और टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करना बहुत ही ज़रूरी है। जितने लोगों ने भी यूपीएससी क्वालिफाई किया है, जो टॉपर्स हैं, उनका भी ये मत है कि अपनी तैयारी का अगर आपको आकलन करना है कि कितनी तैयारी आप लोगों ने कर ली है, कौन सा टॉपिक आपने कितना पढ़ा है, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, या उस टॉपिक में कुछ और है जो आपको पढ़ना चाहिए, इसका भी आकलन आप उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, मान लीजिए इकोनॉमी की हम बात करते हैं, इकोनॉमी में सपोज आपने जीएसटी पढ़ लिया। अब चूंकि जब आप जीएसटी पढ़ चुके हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसमें से देखा कि कोई जीएसटी का क्वेश्चन आया है, अगर आप उस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं, उसकी भाषा समझ पा रहे हैं, जीएसटी से संबंधित उसमें जो कुछ लिखा है आप उसको जान पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप ये कह पाएंगे सर हमने जीएसटी पढ़ लिया, हमें जीएसटी के बारे में ठीक ठाक नॉलेज हो गई है। लेकिन अगर आपने जीएसटी पढ़ लिया हो और आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लेके बैठे यूपीएससी का, और उसमें आपको पता ही नहीं लग रहा है कि पूछना क्या चाहता है, इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो क्या हैं, तो अर्थात अभी आपने जीएसटी को ठीक से या समग्र रूप से नहीं पढ़ा है। तो आपकी तैयारी का आकलन, कितनी तैयारी कर चुके, कहाँ कमी है अभी, टॉपिक को कितना और विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है, या कौन सी बातें हैं जो अनर्गल हैं, जो नहीं पढ़नी थी लेकिन आपने पढ़ ली, वो कभी काम नहीं आती हैं, इन सब पर आप ठोस निर्णय ले पाएंगे यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कुछ लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बड़ा लाइटली लेते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे जो अहम तैयारी का पड़ाव आता है वो यही हिस्सा है, क्योंकि कंटेंट सब पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग करता है, कोई सेल्फ स्टडी करता है, कोई किसी की हेल्प से पढ़ लेता है, जैसी जिसकी क्षमता और संसाधनों की व्यवस्था है। लेकिन ये जो हिस्सा है ये सबको क्रॉस करना ही होता है, और ये आप सब लोग जानते हैं कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हो तो आपकी मेंस की तैयारी या इंटरव्यू के लिए जो भी आप कुछ तैयार कर रहे थे वो सब वेस्ट हो जाता है। तो कैसे आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार होना है, उसमें सबसे बड़ा रोल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करते समय आप लोगों को ये भी पता लगता है कि किस विषय का कितना भारांश है, कितना वेटेज है, कौन से विषय पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उस विषय में भी किस टॉपिक पर अधिक बल देना चाहिए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रहती है। इसकी जानकारी आप तब तक नहीं महसूस कर पाएंगे जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टच ना करें, उनको हल ना करें। तो मेरा ये मानना है कि सारी बातों का निष्कर्ष है कि आपको बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल किए आप ये नहीं जान पाएंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम कैसे लेता है। तो यूपीएससी का अगर आपको पैटर्न फॉलो करना है, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार तैयारी करनी है, तो उसका स्टैंडर्ड चेक करने का एकमात्र यही तरीका रहता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करें। किसी बुक में लिखा है कि जीएसटी के बारे में आपको 2 पेज पढ़ना, किसी बुक में लिखा है जीएसटी पर 10 पेज पढ़ना, कहीं के किसी क्लास नोट्स में देखे जीएसटी पर तो 20 पेज भी थे। तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, भाई जीएसटी पर कितना पढ़ना है, समझ ही नहीं आ रहा है। और यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। इन सब बातों का जवाब जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हल करेंगे तो आप देखेंगे कि इस नोट्स या इस बुक में से लगभग सभी क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये बुक कितनी बेहतर है आपकी तैयारी में। अर्थात जब आप संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो कौन सा संसाधन का कितना महत्व है, इसका भी निर्णय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के लग जाता है। मान लीजिए आपने इकोनॉमी की कोई बुक खरीदी बाज़ार से, वो बुक कितनी हेल्पफुल है, उसके लिए जब आप बुक पढ़ लेंगे और फिर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए और आपने देखा कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप समझ गए इस बुक में नॉलेज तो बहुत थी, लेकिन वो नॉलेज यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं थी। बुक कोई ख़राब नहीं होती, नोट्स कोई ख़राब नहीं होते, हम कभी भी इन चीज़ों की आलोचना में विश्वास नहीं रखते, लेकिन मुझे लगता है कि उस बुक और उस नोट्स को यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया। नॉलेज तो रही होगी नो डाउट, जिसने भी लेखक ने लिखा है उसने अपना प्रयास किया होगा, लेकिन वो संसाधन आपके कितना काम का था ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमी में कहा जाता है कि संसाधनों के अभाव की समस्या को दूर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन संसाधनों का आवंटन
उचित ढंग से आवंटन करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रत्येक देश के पास संसाधन है, भारत के पास भी संसाधन है, लेकिन प्रत्येक देश या प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से गति नहीं कर पाती जितनी तेजी से बाकी अर्थव्यवस्थाएं विकास कर रही होंगी। कारण मात्र सिंपल सा रहता है, संसाधनों का आवंटन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो आप में से कुछ लोग जो सेलेक्ट हो पाते हैं, जो हो चुके हैं, उनका जो आप कहेंगे कि वो बाकी विद्यार्थियों से अलग कैसे थे, तो मेरे ख्याल से अगर इकोनॉमी की भाषा में मैं जवाब दूं तो उनका जो सबसे उनको अलग करती है विशेषता, वो है संसाधनों के आवंटन का तरीका उन्होंने और बेहतर किया। एक ही बुक को दो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो एक को ज़्यादा अच्छी लगती है बुक, दूसरा कहता है समझ नहीं आ रही है या उतनी बुक काम की नहीं है। तो किसी बुक को या किसी नोट्स को या किसी टीचर को जज करने का तरीका क्या है? तो मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीका है कि आपने जब पढ़ लिया तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके बता पाएंगे कि हाँ सर, हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है, हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो इन सब बातों का जो मेरा आज का निष्कर्ष है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को क्यों आप लोग इतना फोकस करें उस पर, वो है आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। यदि आपने इकोनॉमी पढ़ी या आपने मान लो जो जीएसटी टॉपिक की बात कर रहा था, आपने जीएसटी पढ़ लिया जीएसटी पढ़ने के बाद आपने देखा कि जीएसटी से संबंधित अगर यूपीएससी में अब तक 5 सवाल आए हैं, आपने देखा वो 5 सवाल हल हो जा रहे हैं, उनकी भाषा आपको समझ आ रही है, वो क्या कहना चाहता है वो समझ आ रहा है। तो आप कहेंगे क्या कि भाई मुझे अब जीएसटी समझ में आ गया, मैं यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। अर्थात अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस ये बढ़ जाएगा कि अब यूपीएससी में कभी जीएसटी का कोई सवाल आएगा तो उसके गलत होने के चांस बहुत कम होंगे। और आप जैसे ही देखेंगे 10 सवालों में जैसे ही आपको जीएसटी का सवाल दिखेगा, तुरंत आप कहेंगे इसको पहले हल कर लेता हूँ, ये तो मुझे अच्छे से आता है। और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का सबसे जो आपका मुख्य तरीका रहा था या पैमाना था, वो था विगत वर्ष के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो देखिए, आज के इस पूरे लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से हल करें, और उनको हल कैसे करें आज उस पर हम बात करेंगे। आपके मन में बार बार यही सवाल आएगा, सर ये बातें तो हम समझ आ गए, अब ये बताइए विगत वर्ष के क्वेश्चन हल कैसे करते हैं, तो उसको देखेंगे। उसको देखने से पहले हम लोग अब ये देख लेते हैं यूपीएससी का सिलेबस क्या कहता है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, यूपीएससी का सिलेबस आप सबने देखा हुआ होगा। कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसने सिलेबस देखे बिना डायरेक्ट अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, तो शायद वो फिर बाद में जाके अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कि उसने गलती कर दी है। सिलेबस को ज़रूर देख लेना चाहिए, यूपीएससी क्या कहता है। तो सिलेबस में हम इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। यहाँ लिखा है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। इतना सा सिलेबस में, प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा है। अब इस सिलेबस को देख करके लगता है कि आपको क्या पढ़ना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में या गरीबी के बारे में पढ़ना, या फिर आप जब समावेशन पढ़ेंगे तो बेरोजगारी और सरकार की योजनाएं पढ़ेंगे, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल तो सरकार की योजनाएं पढ़नी है। इस सिलेबस को देखने से अभी आप पूरा अंदाज़ा स्वयं से नहीं लगा पाएंगे कि क्या क्या और पढ़ना है, इससे तो पता नहीं चला। लेकिन अगर हम इसको और इलेबोरेट करना चाहें, इस सिलेबस को और विस्तार से समझना चाहें, तो या तो किसी अध्यापक की या किसी हेल्प की ज़रूरत है, या फिर आपको हेल्प करेगी विगत वर्ष के क्वेश्चन। और जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने से समझ में आता है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने थे। और ये मैंने आपको सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड कर दिया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने से पता चलता है कि बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, एक्सटर्नल सेक्टर, पब्लिक फाइनेंस, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, फिर प्लानिंग से कुछ क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन जिसको मैंने मिसलेनियस का नाम दिया है, जैसे सरकार की कोई योजना, पूंजी बाजार का कोई क्वेश्चन आ गया, उनको मैंने मिसलेनियस में रख दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं विगत वर्षों में, वो इन मुद्दों में से किसी एक टॉपिक पर हैं। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आता है, और जो आना भी चाहिए जिज्ञासावश, कि सर इसमें से भी कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैंने इनमें कहीं भी गरीबी नहीं लिखा है, वो विविध में आएगा। और विविध में हम देखेंगे
कि क्वेश्चंस की संख्या गरीबी पर या फिर बेरोजगारी पर बहुत कम है। ऐसा नहीं कि हर साल यूपीएससी गरीबी पर क्वेश्चन पूछ रहा हो, लेकिन इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पर यूपीएससी हर साल 3 या उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी मैं उनकी संख्या भी आपको दिखाऊंगा। जबकि फिर से देखें, सिलेबस में लिखा था गरीबी, सतत विकास, और इन पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की संख्या कम है। इसीलिए मैंने सबको मिला के विविध लिख दिया। और जो बाकी टॉपिक ये मनी एंड बैंकिंग या इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, इन पर क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है। तो किस टॉपिक पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर ये जान जाएं तो हम ये भी जान पाएंगे कि आपको किस टॉपिक पर कितना वेटेज देना चाहिए पढ़ाई के दौरान। अर्थात दूसरे शब्दों में आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कर पाएंगे। जो घर पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको ये अंदाज़ा लग पाएगा कि मुझे इस टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, इससे हर साल सवाल रहते हैं। तो एक तो रहा कि सिलेबस का विश्लेषण कर लें हम। मैंने उस सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से डिवाइड कर लिया। अब अगर इसी टॉपिक को देखें तो कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, एक बार ज़रा इसे देखें। मैंने 2010 से लेकर के और 2019 तक के सवालों का विश्लेषण किया, और 10 से 2019 तक के क्वेश्चंस का विश्लेषण करने से हमें पता चला कि मनी एंड बैंकिंग से कोई भी ऐसा वर्ष नहीं जब सवाल कम से कम 3 तो थे। देखें, 2011-12 में 3 सवाल रहे, और बाकी में आप देखेंगे 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। ओवरऑल आप लोगों को पता होगा कि इकोनॉमी में लगभग 20 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, लगभग। देखिए, क्वेश्चंस की संख्या आपको कभी कभी अलग मिल सकती है। जैसे मैंने माना ना, इकोनॉमी पर यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। हो सकता है किसी दूसरे अध्यापक या किसी दूसरी वेबसाइट या बुक पर लिखा हो कि 2010 में तो 5 क्वेश्चन थे, या 2010 में 7 क्वेश्चन थे। ऐसा डिफरेंस क्यों आता है? और डिफरेंस इसलिए आता है कि इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन है जो ज्योग्राफी से भी जुड़ा है, ये थोड़ा बहुत साइंस से भी जुड़ा है, पॉलिटी से भी जुड़ा है, क्योंकि बजट जो है संविधान के अकॉर्डिंग ही प्रस्तुत किया जाता है। तो चूँकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें डायनेमिक सेक्शन कहें हम इसको, बहुत ज़्यादा इसके आयाम हो सकते हैं, इसमें करंट का सेक्शन बहुत होता है, इसीलिए आपको कभी कभी डिफरेंस नज़र आता है। तो हम उन बातों पर ज़्यादा बहस नहीं करते हैं कि क्वेश्चन 6 आए कि 7 आए, लेकिन लगभग अगर हम अंदाज़ा लगाएं, और ये क्वेश्चंस की संख्या मैंने खुद तैयार की, तो मैं देख रहा था कि मुद्रा एंड बैंकिंग में लगभग हर वर्ष क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा थी, और प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आए हैं। ये 2010 से बाद का विश्लेषण किया। 2010 के बाद विश्लेषण करने का पर्पज़ आप जान ही रहे होंगे, सिलेबस जब चेंज हुआ फिर तो उसके अनुसार देखा जाए। जबकि आप देखें कि अभी जो मैंने आपको यूपीएससी का सिलेबस दिखाया था, उसमें मनी एंड बैंकिंग डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ था। अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने जब ढूंढे तो उससे पता चला कि मनी एंड बैंकिंग पढ़ना चाहिए, और उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्रत्येक वर्ष उससे क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, संख्या ज़्यादा रहती है, वेटेज ज़्यादा है। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करना क्यों ज़रूरी है, तो मैंने कहा था उससे टॉपिक, सब्जेक्ट का एक तो वेटेज पता चलता है, और उसमें से टॉपिक का वेटेज पता चलता है। तो मैंने अभी स्लाइड्स के माध्यम से दिखाया आपको कि मनी एंड बैंकिंग का वेटेज ज़्यादा है। अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके हम ये जान पाए कि हमें मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितनी उसकी महत्ता है। बाकी टॉपिक को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन से आप देखेंगे 3-4 साल सवाल रहे, बाकी अभी प्रीवियस ईयर में कोई खास उससे कोई क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट नहीं था। लिंक हो सकता है दूसरे टॉपिक से। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुद्रास्फीति का जो क्वेश्चन है वो इस वैदेशिक क्षेत्र से या राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ आया, तो मैंने उसको हो सकता है राष्ट्रीय आय में गिन लिया हो, किसी दूसरी किताब में या किसी दूसरे नोट्स में हो सकता है उन्होंने उसको मुद्रास्फीति में काउंट कर लिया हो। मैंने उसको खुद काउंट किया है उसके क्वेश्चन के वेट के अकॉर्डिंग। अगर उस क्वेश्चन में मुद्रास्फीति केवल शब्द का प्रयोग किया गया, बाकी वो पूरा क्वेश्चन किसी और टॉपिक पर बेस्ड था, तो मैंने उसे उस टॉपिक में काउंट किया। तो उस विवाद में नहीं जाएं आप लोग। तो मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, देखिए राष्ट्रीय आय से भी पिछले 10 सालों में लगभग 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2-2 भी आए हैं, एक क्वेश्चन भी है। लेकिन ये एक टॉपिक है एक्सटर्नल सेक्टर, वैदेशिक क्षेत्र, और आपको पता होगा क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है स्पेशली जिन्होंने सिलेबस पढ़ लिया है।
तो उनको ये बात ज़रूर समझ आ रही होगी कि एक्सटर्नल सेक्टर में बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना होता है। यहीं पे हम पढ़ते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे अप एंड डाउन होती है, फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, उससे संबंधित सारे मुद्दे इसी में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संगठन है वो भी इसमें हमें पढ़ने होते हैं। और आप देखेंगे 2010 में 9 क्वेश्चन हैं और कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जब क्वेश्चन ना हो। 2019 जो कि लेटेस्ट पेपर हुआ तो 7 क्वेश्चन उसमें भी रहे। अर्थात ये टॉपिक एक बड़ा वेटेज इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन में लिए हुए। इनके अलावा जो और टॉपिक बचते हैं उनको देखें। पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं लगभग हर साल सवाल है। और जैसा देखें 2018 में 4 क्वेश्चन यहाँ से हैं, 2019 में एक ही क्वेश्चन था। ये फिक्स नहीं कह सकते हम कि इस साल किसी टॉपिक में एक सवाल आया तो अगले साल भी एक आएगा। जैसे 2016 में एक सवाल है, 2017 में 3 हो गए, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि इस टॉपिक से सवाल एक है तो एक ही आएगा। ऐसा जज करना मूर्खता होगी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि सर पब्लिक फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल ज़रूर रहता है। कितने रहते हैं अंदाज़ा लगभग कह सकते हो, लेकिन कन्फर्म तो फिर तो आप कहेंगे कि अपने करियर के साथ खिलवाड़ करने वाली बात होगी। यहाँ पर देखिए हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, विभिन्न जो क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, उनसे कुछ कुछ सवाल कभी कभी आते रहे हैं, कभी कभी 3 भी हैं तो कभी नहीं भी आया है। ऐसे ही हम बाकी सवालों को भी देखें, प्लानिंग से भी क्वेश्चन आ रहा है। और विविध में मैंने जैसा आपसे कहा कि सरकार के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल यानी योजनाएं, उन योजनाओं से क्वेश्चन देखें। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं योजनाओं से, लगातार पिछले 4-5 साल में क्वेश्चन आते रहे। और जो भी भारत सरकार सामाजिक क्षेत्र के लिए पहल शुरू करती है, आर्थिक क्षेत्र के लिए पहल शुरू करती है, उनको यहाँ पे पूछ लिया जाता है। जैसे एक है जन धन योजना, बहुत ही पॉपुलर है, आप सब लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो आप देखेंगे उससे सवाल आया हुआ है, क्योंकि सरकार को उस योजना को और ज़्यादा उससे संबंधित जागरूकता फैलानी है। तो उसका एक अच्छा माध्यम एग्ज़ाम भी होता है, क्योंकि लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो वो भी एक कह सकते हैं एक माध्यम है। तो यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो लगातार। अब आप ओवरऑल देखें तो मैंने टोटल किया क्वेश्चंस का जब, तो देख रहे हैं कभी 21 क्वेश्चन है तो कभी 22 क्वेश्चन है, कभी 10 भी रह गए। लेकिन जब 10 क्वेश्चन इकोनॉमी के मैंने माने तो उस समय करंट के क्वेश्चन ज़्यादा रहे थे। अर्थात क्वेश्चंस को हम ओवरऑल देखें इंडियन इकोनॉमी सेक्शन को तो 15 से 25 तक की एवरेज रहती है। एवरेज बोला है मैंने, कभी कम कभी बहुत ज़्यादा भी हो गया, कभी कभी देखिए 26 सवाल भी हैं, लेकिन कभी कम भी हो गया। अब 15 से अगर 25 तक की एवरेज है तो आप कह सकते हो कि लगभग सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये 5वां हिस्सा रखता है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि दूसरे विषयों का भारांश कम है या ज़्यादा है, उस पर हम कोई विवाद नहीं करते, क्योंकि हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वो है प्रीलिम्स आप लोगों का क्वालिफाई कराना। सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अब बात हो रही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर हम जीएस कैसे तैयार करें। तो जैसे हमने देखा कि हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ये पता चल गया कि किस टॉपिक को कितना वेटेज दिया जाए, उस आधार पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन हल कैसे करें। मेन जो बात आती है, जो मैंने आपसे कहा था मुख्य आज का विषय वही है, क्वेश्चन हल कैसे करें। तो इस पर पूरा प्रोग्राम तो आप संस्कृति आईएएस के एप्लीकेशन में देख सकते हैं, वहाँ पूरा इसका कोर्स है। लेकिन आज हम कुछ प्रश्नों को देख करके समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन हल करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है यूपीएससी ने 2017 में पूछा है, 17 में। क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपके सामने लिखा हुआ है और क्वेश्चन जीएसटी का ही है। मैंने जीएसटी का क्वेश्चन जानबूझ के लिया, कारण है कि एक हॉट टॉपिक है जीएसटी, लगातार इसमें सुधार हो रहा है, एक बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। और ऐसा नहीं कि एक बार ये क्वेश्चन आ गया तो नहीं आएगा, भविष्य में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात होती है कि क्वेश्चन जब हम हल करते हैं तो कैसे हल करना चाहिए। तो पहले मैं वो तरीका बताता हूँ जो सामान्यतः सभी अपनाते हैं। क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के क्रियान्वित किए जाने का या के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर नीचे 3 कथन लिखे हुए हैं और बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं।
फिर नीचे उसको ऑप्शन बना रखा है केवल एक, एक, दो वगैरह वगैरह, वो सब हम बाद में पढ़ लेंगे। मैंने जो देखा है कि अधिकांश विद्यार्थी जो कि नॉलेज में उनमें कोई कमी नहीं रहती है, उन्होंने जीएसटी पढ़ लिया, आप उनसे कुछ पूछेंगे पूरा जवाब दे देते हैं, उनको सब नॉलेज है। जब वो क्वेश्चन हल करने लगते हैं तो उनसे देखा कि अधिकांश समय उनसे गलती हो जाती है। कारण क्या रहता है वो देखें आप। और मुझे लगता है कि वही एक बड़ा कारण है कि वो फिर अपना एग्ज़ाम में अगले पड़ाव पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम का भी उद्देश्य है कि आप लोग उस गलती को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। जो सामान्य प्रथा चल रही है, सब लोग ऐसा कर रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत उसके बाद कथन पढ़ने लग जाते हैं। ये समझिए जीएसटी का है, अब कथन पढ़ना शुरू कर दिया। पहला तो यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूले जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। तुरंत उसको पढ़ा, फिर दूसरा कथन, फिर तीसरा कथन। ऐसा करने से आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। क्यों वेस्ट होता है मैं बताता हूँ। जब आपने पहला कथन पढ़ लिया, तुरंत अगर दूसरा कथन फिर तीसरा कथन पढ़ा, फिर ऑप्शन देखे, चूँकि क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसकी भाषा आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन को अगर आप हार्ड कॉपी में जब पेपर पे प्रिंट होके आता है तो लगता है पूरा एक पेज इस पे चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको कन्फर्म है कि आपको ये दूसरी बार तो पढ़ना पड़ेगा, कन्फर्म है। एक बार में तो क्वेश्चन आप पूरा पढ़ ही नहीं पाएंगे, हल नहीं हो पाएगा। और दूसरी बार भी कई बार होता है कि सर ये तो बहुत जटिल था, एक कथन तो दूसरी बार में समझ आया, फिर दोबारा ये पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, और कई बार तो 3 बार या 4 बार भी क्वेश्चन रीड करना पड़ गया। अब जब 3-4 बार क्वेश्चन रीड करेंगे तो आप समझ गए सबसे बड़ा लॉस क्या है। सबसे बड़ा लॉस है आपके टाइम का, क्योंकि खाली आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, सीमित समय में अटेम्प्ट करने। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तरीका क्या होना चाहिए इसको, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, कम समय में और सही तरीके से अटेम्प्ट करने का तरीका देखें। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है आप में से कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों पर ये हमने उनसे पूछा कि ये तरीका कितना कारगर है, उनको ट्राई करा के देखा तो उससे बेहतर रिजल्ट मिले। तो मैं आपको एक ऐसे कह सकता हूँ कि ये ट्रायल हो चुका है विद्यार्थियों पर, और उससे जब बेहतर रिजल्ट मिले तो हमने इसे माना कि ये तरीका पुराने तरीके से तो कम बेटर हो सकता है। यहाँ पर जब आपको मिला कि क्वेश्चन जीएसटी पर है और जीएसटी के संभावित लाभ पूछें, लाभ लिखा है, जीएसटी के क्रियान्वित किए जाने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है, संभावित लाभ। तो मेरा मानना है कि कथन पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा 10-20 सेकंड जीएसटी के बारे में सोच लें कि जीएसटी क्या आपने पढ़ा हुआ है क्लास में या अपने नोट्स से या बुक से, जीएसटी के बारे में आप क्या जानते हैं। अब आप कहेंगे सर जीएसटी सोचने बैठ गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस तरीके को आप लोग अपना करके देखिएगा, फिर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि कितना आपको लाभ हुआ कि नहीं। और उस पर एक लंबी प्रैक्टिस चाहिए, 10-20 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आप लाभ हो रहा है या टाइम वेस्ट हो रहा है। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम जो बता रहे हैं आप उसको डायरेक्ट एग्ज़ाम में अप्लाई ना करें, आपका कैरियर ख़राब नहीं होना चाहिए। आप उसको पहले घर पे ट्राई कर लें, जैसे आप लोग टेस्ट सीरीज़ वगैरह घर पे करते हैं या घर पे मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको भी पहले कुछ दिनों तक घर पे ट्राई करें। इस तरीके को, तरीका सुने। जैसे आपसे यहाँ पे देखा कि जीएसटी टॉपिक है और लाभ पूछा, तो जीएसटी के लाभ सोचना शुरू किए। जीएसटी क्या था, तो जीएसटी था वस्तु एवं सेवा कर, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में समाहित कर दिया। और ये जो विभिन्न कर थे ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते थे, उनमें से अधिकांश करों को जीएसटी में शामिल कर दिया गया। उसका उद्देश्य था कि पूरे देश में एक जैसी कर व्यवस्था बन पाए। जो भारत की संघीय प्रणाली है उसमें कर व्यवस्था में जो डिफरेंसेस थे उनको समाप्त किया जाए। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। और जब आपने जीएसटी पढ़ा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि जीएसटी से रिलेटेड संविधान में संशोधन किया गया। 101वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम पारित हो गया। विधेयक जो 122 था वो बाद में अधिनियम में 101 नंबर आया, और जब वो अधिनियम बन गया तो उसके माध्यम से पूरे भारत में अब जीएसटी लिया जाने लगा। जीएसटी के लाभ की बात करें तो जीएसटी से अर्थव्यवस्था को भी लाभ हुए, उत्पादकों को भी लाभ की संभावना, उपभोक्ता को भी लाभ की संभावना, ये सब आपने पढ़ रखा है। मेरा ऐसा मानना है
अगर आपने इसकी क्लास की है, अगर आपने इसको ठीक से नोट्स में या बुक से पढ़ा है, तो आपको तुरंत लाभ याद आने लग जाएंगे। एक बार मैं पहले आपको एक स्लाइड से दिखा देता हूँ कि जीएसटी कुछ इस तरीके से आपने ऐसा देखा होगा कि जीएसटी में ये विभिन्न करों को समाहित कर दिया गया। यहाँ कुछ टैक्स के नाम लिखे हैं, जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स या सर्विस टैक्स या फिर ऑक्ट्रई या चुंगी। यहाँ नाम है कुछ एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट का वैट वगैरह वगैरह, इन सब को मिला के जीएसटी में समाहित कर दिया गया। और जो अवधारणा है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, इस संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया। अब जब हम जीएसटी के लाभ की बात करें तो देखें, आपने कुछ इस तरीके से पढ़ रखा होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ, अदरवाइज वहाँ पर मैं वर्बली लाभ बोल करके कम समय में आपको क्वेश्चन हल करने का तरीका बता रहा था। अभी मैं उस पर वापस आऊँगा, थोड़ा सा लाभ को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने अभी तक तीन जो कथन थे उस क्वेश्चन के, उनको मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि विद्यार्थी उस क्वेश्चन से संबंधित बात को पहले सोच ले मन में, मैं यहाँ पर विस्तार से सोचने के लिए कह रहा हूँ। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और आपने पढ़ाई की हुई है, क्योंकि ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है, आपने अगर पढ़ाई की हुई है तो आप उस पर तुरंत दिमाग काम करने लगता है कि हाँ इसके लाभ तो ये पढ़े थे हमने। जीएसटी के लाभ की बात करें तो उपभोक्ता को जीएसटी से लाभ हो सकता है। और उपभोक्ता को क्या लाभ हो सकता है कि जब टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा या कास्केडिंग प्रभाव नहीं होगा तो उस वस्तु की कीमत में कुछ कमी आएगी। कीमत कम होने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब जो जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो वैट प्रिंसिपल पर लगेगा, अर्थात जितनी वैल्यू ऐड होगी उसी वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगाया जाएगा। और पहले होता था कि कास्केडिंग इफेक्ट दिखता था, तो उपभोक्ता को लाभ, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। अब चूंकि उपभोक्ता को लाभ बढ़ गया, उसकी क्रय शक्ति बढ़ी, तो ये ज़्यादा डिमांड करेगा मार्केट में, इसकी खरीदने की क्षमता बढ़ी है। अगर ऐसा है तो उत्पादक को कुछ लाभ होगा, उत्पादक की बिक्री बढ़ सकती है। ठीक, उत्पादक को भी ये जो कास्केडिंग प्रभाव की वजह से उत्पादक की भी लागत बढ़ जाती थी, उसकी लागत में कटौती आएगी, उसको अब टैक्स कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कास्केडिंग के कारण उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। इसी प्रकार अगर हम देखें, अर्थव्यवस्था को कुछ लाभ होंगे। इकोनॉमी को लाभ क्या होगा? उत्पादक की जब बिक्री बढ़ेगी तो ये उत्पादन बढ़ा देगा, और उत्पादन बढ़ने का मतलब है जीडीपी की ग्रोथ बढ़ सकती है। जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकती है, संभावित लाभ है ना जीडीपी। ये क्वेश्चन 2017 में आया और आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, तो ये संभावित लाभ थे। अब कितने लाभ हुए नहीं हुए हम आज के डेट में उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ये हुआ या नहीं हुआ, वो सब अलग मुद्दा है, वो हम क्लास में बात करते हैं। फिलहाल हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो जीडीपी बढ़ने की संभावना, चूँकि जब उत्पादन बढ़ाएगा तो उससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, तो अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। सही है। और अगर हम पूरे टैक्स सिस्टम की बात करें तो टैक्स सिस्टम को लाभ क्या है? कर व्यवस्था, तो कर के अनुपालन की लागत, टैक्स कंप्लायंस जो कॉस्ट होती है, अनुपालन लागत, वो कम हो जाएगी, कास्केडिंग प्रभाव हट जाएगा, पूरे देश में एक जैसी कर व्यवस्था बनेगी। और हम कह सकते हैं कि जो राज्यों के बीच में करों को लेकर के अंतर था, अगर वो समाप्त हो जाएगा तो मांग और आपूर्ति में भी एक संतुलन दिखाई देगा, अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार से आपने ये पढ़े होंगे क्लास में, जो अंतर्राष्ट्रीय कर व्यवस्था है उसके साथ भारतीय कर व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित हो पाएगा, जिससे विदेशी निवेश बढ़ सकता है। तो ये सारी बात आपने क्लास में पढ़ी है, या मैं कह रहा हूँ कि आपने सेल्फ स्टडी के दौरान अपना पढ़ा होगा। अब आपको क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करना होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आपसे जब पूछा कि जीएसटी के संभावित लाभ क्या है, तो तुरंत सोचें संभावित लाभ, उपभोक्ता को फायदा, क्रय शक्ति बढ़ गई, उत्पादक को फायदा, सेल बढ़ जाएगी उसकी, और उसकी कॉस्ट जो कम हो जाएगी, उसकी अंतर्राज्यीय व्यापार करने की क्षमता बढ़ेगी, तो व्यापार बढ़ा सकता है। इकोनॉमी को लाभ है, जीडीपी ग्रोथ हो सकती है, टैक्स सिस्टम को लाभ है। तुरंत आपने 10-20 सेकंड लगाए, मैं मान के चल रहा हूँ आप 30 सेकंड तक सोचिए, घड़ी लगा के सोचिएगा। अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो 30 सेकंड में तो आप सोचेंगे सर 30 सेकंड ज़्यादा थे, लाभ तो हमने 20 ही सेकंड में सोच लिए थे। फिर से बोल रहा हूँ, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई कर ली है,
जो अभी पढ़ रहे हैं हो सकता है उनको समय ज़्यादा लगे। जब आपने 30 सेकंड में सारे लाभ सोच लिए, अब आप क्वेश्चन को, कथन को पढ़ना शुरू करें। पहला कथन, यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी की मैंने कहा ना भाषा जटिल है। उस जटिल भाषा की प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है, उनको देखना जरूरी है, इन पर अभ्यास जरूरी है। तो इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाई मल्टीपल अथॉरिटीज़ एंड विल थस क्रिएट ए सिंगल मार्केट इन इंडिया। तो जो आपको अभी मैंने स्लाइड दिखाई थी, देखिए यहाँ लिखा ही था वन नेशन वन मार्केट। तो जब वन मार्केट बोल दिया तो सिंगल मार्केट उसमें लिखा गया था। तो आपने जब जीएसटी पढ़ा, जैसे इस कथन को पढ़ा तो याद आ गया, हाँ भाई सिंगल मार्केट बन जाती, याद आ गया, सिंगल टैक्स सिस्टम हो जाएगा। पहला कथन सही। अब हमने चूंकि जीएसटी के लाभ हमारे दिमाग में, दूसरा कथन पढ़ा, यह भारत के चालू खाते घाटे को प्रबलता से कम करके उसके विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। कि जीएसटी से सीएडी कम हो जाएगा और सीएडी कम होने से फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। अब आप सोचें इसको कि क्या हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं। हमने अभी लाभ पढ़े थे जीएसटी के, एक बार उस लाभ को फिर से देख लेते हैं। देखिए जीएसटी से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादक बढ़ेगा तो संभावना है कि इससे निर्यात बढ़ पाएगा, संभावना है बिल्कुल, निर्यात बढ़ सकता है। लेकिन आप देखें निर्यात बढ़ने के बाद सीएडी कम होगा, ऐसा जरूरी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सीएडी आप देखेंगे तो निर्यात और आयात का अंतर है, जिसमें आयात ज़्यादा है। इमेजिन करिए यदि भारत कच्चे तेल का आयात बढ़ा दे तो इस निर्यात बढ़ने के बाद भी सीएडी कम नहीं होगा, और चूंकि जब सीएडी कम नहीं होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने का सवाल ही नहीं होता। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन जब देखते हैं, कथन जब देखते हैं, जो अनिवार्य परिणाम हों उन्हीं कथनों को हम सही मानते हैं। अनिवार्य परिणाम, पहला वाला क्या था कि सिंगल टैक्स सिस्टम बन जाएगा, बिल्कुल अनिवार्य है, बन जाएगा। अगर हम कहते ना नहीं सर चांस तो पता नहीं ना भी बने कभी कभी। जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ये संभावनाओं का विषय है, संभावनाएं तलाशी जाती हैं। लेकिन जो अनिवार्य परिणाम आने के चांस हों, यूपीएससी में आप उन्हीं कथन को सही मानेंगे। तो ये कह रहा था कि सीएडी भी कम हो जाएगा और उसके बाद फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन को देखें, थर्ड स्टेटमेंट, यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा। समृद्धि बढ़ जाएगी, ठीक है, वृहद रूप से बढ़ाएगा, लार्ज स्केल की बात हो रही है कि इंडियन इकोनॉमी के साइज को और बड़ा कर देगा। और साथ में लिखा है उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने के योग्य बनाएगा। हमने जीएसटी इसलिए नहीं बनाया है, जो अप्रत्यक्ष करों में सुधार किए हैं वो इसलिए नहीं किए कि हम चीन से आगे निकलेंगे। अप्रत्यक्ष करों में सुधार किए ताकि उपभोक्ता और उत्पादक जो कि अनावश्यक कारणों से ज़्यादा कर अदा करना पड़ रहा था वो ना करें, और वो दोनों नहीं करेंगे तो डिमांड सप्लाई में जो बैलेंस है वो बन पाएगा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो पाएगा। इसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं था कि हम लोग चाइना से आगे निकलने के लिए, क्योंकि चीन से आगे अगर अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाना है वो केवल जीएसटी से संभव नहीं है, उसके लिए मल्टीपल कारक रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही नहीं है कि इससे चीन से आगे निकल जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे फिर चीन के बजाय अमेरिका लिख दो, हम अमेरिका से हमारी अर्थव्यवस्था आगे हो जाएगी। तो ऐसा करना जीएसटी का उद्देश्य नहीं था। आपने पढ़ा हुआ है कि जीएसटी से जब संभावित लाभ है, तो हमने कहीं ऐसा संभावित लाभ ना हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया और ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि इससे हम चीन से आगे निकल पाएंगे। हाँ ये कह सकते हो मदद होगी, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन में हम उसको सही नहीं मान सकते। मदद तो उसमें मल्टीपल कारक हैं, बहुत सारे कारक हैं। भारत में श्रम की पर्याप्त उपलब्धता, वो भी भारत की अर्थव्यवस्था को चीन से प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाती है। तो उसके लिए तो बहुत सारे फैक्टर हैं। केवल अकेले जीएसटी से आप चीन से आगे निकल पाएंगे, ये बिल्कुल गलत कथन हो गया। तो तीसरा कथन पूर्णतः गलत है। पहला कथन बिल्कुल सही था। दूसरे कथन मैंने कहा कि सीएडी को प्रबलता से कम कर देगा। प्रबलता से कम करना, देखिए इंग्लिश वर्ड क्या है कि ड्रास्टिकली रिड्यूस द सीएडी। ड्रास्टिकली मतलब बहुत तेजी से सीएडी घट जाएगा। ऐसा जीएसटी से नहीं होने वाला था, क्योंकि जीएसटी से
उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात भी बढ़ सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे होगा क्योंकि ये टैक्स सिस्टम है, उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है। आज भी आप देखेंगे, आज की डेट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज की डेट में भी अभी भी जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में कुछ चुनौतियां आ रही हैं। तो उससे तुरंत प्रबलता से सीएडी घट जाए या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। तो इन तीनों में से केवल पहला कथन सही है। अब आप फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, इसी क्वेश्चन को फिर से सुनते हैं। मेरा मानना था कि पहले ये क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद तीनों कथन पढ़ने से पहले उस क्वेश्चन के टॉपिक, जिस टॉपिक पर है, जीएसटी पर था, तो 10, 20, 30 सेकंड आप सोच लो। मान लेते हैं आपने 30 सेकंड तक सोचा कि लाभ क्या क्या थे, जीएसटी क्या क्या पढ़ा आपने। और मेरे ख्याल से जब जीएसटी पढ़ा और पढ़ाया जाता है तो पहली लाइन यहीं से शुरू होती है कि इसने एक सिंगल टैक्स सिस्टम अर्थव्यवस्था में बना दिया, भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधार है। तो पहला वाला कथन तो आसान ही था कि मल्टीपल टैक्स को रिप्लेस कर रहा है। दूसरे और तीसरे कथन पर हल्का सा सोचना पड़ा आपको, लेकिन जब आपने जीएसटी के लाभ पहले से अपने मन में सोच लिए तो आपको इन कथनों में कन्फ्यूजन नहीं हुआ। और जो दूसरा तरीका जो सामान्यतः अधिकांश विद्यार्थी अपना लेते हैं, वो क्या तरीका था कि पहले ये पढ़ लिया, तुरंत उसके बाद पहला कथन शुरू, फिर दूसरा कथन शुरू, और सारा पढ़ने के बाद फिर लगता है अरे फिर से पढ़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो 2-3 बार आप पढ़ेंगे, फिर उस पर सोचेंगे। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, आपका जब 2-3 बार आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, लग तो ये भी ठीक रहा है। और ऐसा करके फिर आप जानते हैं पॉजिटिव तो हुआ नहीं, नेगेटिव मार्किंग के चांस बढ़ गए। तो संस्कृति आईएएस का जो अभ्यास ये प्रोग्राम है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके को सुधारें। सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग संबंधित टीचर वो प्रयास करवाएंगे। और इस पूरे प्रोग्राम में 200 से अधिक क्वेश्चंस पर मैं चर्चा करूंगा इकोनॉमी से संबंधित, और वो उसमें अधिकांश प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखेंगे, कुछ मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चंस को लेकर के हम ये देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे हल किया जा सकता था। और मेरा मानना है कि 200 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के, तो 5 सब्जेक्ट मुख्यतः जो होते हैं जीएसपीटी में, अगर ओवरऑल 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस पर टीचर के थ्रू अभ्यास कर लिया जाए तो कम से कम क्वेश्चन हल करने का तरीका तो स्टूडेंट पहले से बेहतर कर ही लेगा। नॉलेज की कमी नहीं है, आप लोगों ने पढ़ाई कर ली है। और मैं उन विद्यार्थियों से ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ आज जो लोग क्लास कर चुके हैं, नोट्स पढ़ चुके हैं, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण या तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते, और एग्ज़ाम देते हैं तो बाद में नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो उसके लिए आप इस तरीके को अपनाएं। आपको आज ये सुनकर लग रहा होगा सर इसमें भी तो टाइम ही उतना ही लग रहा है। आज मैं आपको विस्तार से उसको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर मुझे आपको बिल्कुल उतने ही सेकंड में हल करके दिखाना होता जितने सेकंड लगने चाहिए, तो मैं तुरंत कहता जीएसटी के लाभ पहला उत्पादक को, दूसरा उपभोक्ता को। तो अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो आपको ये भी पता रहेगा, देखिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आपको पता रहेगा पहला कथन क्यों सही है और दूसरा तीसरा कथन क्यों गलत है। मैथमेटिक्स की तरह आप यूनिक आंसर दे पाएंगे कि भाई आंसर एक है तो एक ही है, कॉन्फिडेंस है मुझे कि दूसरा गलत है और तीसरा गलत है। और अगर आप लोग सब ईमानदारी से सोचें मन में, तो जीएस के पेपर में आंसर एक आएगा। कभी कभी आप ऐसा कह देते हैं पहला कथन सही है, लेकिन कोई थोड़ी देर के लिए आके कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे, दूसरा भी सही तो लग रहा है, बोले हाँ यार हो तो सकता। कॉन्फिडेंस नहीं होता है क्योंकि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि दूसरा सही है या तीसरा सही है। तो मेरा मानना है जीएस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी का हो या दूसरे विषय का, कौन सा कथन गलत है और क्यों गलत है, अगर ये जान गए तो मुझे लगता है पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो गया, पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया। और जब हम इन क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं तो साथ साथ हम ये भी डिस्कस करते जाएं जीएसटी था क्या, विस्तार से नहीं लेकिन संक्षेप में हमने जीएसटी डिस्कस किया। जैसे मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई कि विभिन्न टैक्स उसमें मिल गए। जीएसटी को भारत में लागू किया तो संविधान संशोधन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के कर लगाने की शक्तियाँ अलग अलग थी। तो समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया ताकि केंद्र सरकार भी अब
वस्तुओं पर बिक्री कर लगा सके और राज्य सरकार भी सर्विस टैक्स लगा सके, तो जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया। तो इस वजह से जीएसटी आया, क्या कारण था, कैसे आया, और इसका सीएडी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन पा रहा है, ये जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने में सहायक हो सकता है, पूरे टॉपिक पर भी चर्चा हो जाती है और साथ साथ कौन से कथन गलत है ये भी जान पाए। देखिए, आप लोग अगर खुद से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, घर पे बैठ के ऐसा आप हल करेंगे, तो आपको आराम आराम से करेंगे तो थोड़ा घर पे समय लग सकता है, लेकिन उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। जल्दी जल्दी अगर क्वेश्चन हल करना हो तो क्या है, पहला ठीक लग रहा है, आंसर एक आएगा, बाकी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे करके आप गिन तो लेंगे कि मैंने सर 500 कर लिए, मैंने 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं करने, हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली जहाँ बाधा है, उस बाधा को दूर करने के लिए क्या और सुधार किया जा सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में मिल ही जाता है, नीचे आंसर भी लिखा होता है, तो आप उसमें कौन सा और सुधार कर सकते हैं, तो बेटरमेंट के लिए प्रयास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ये तो जीएसटी वाला एक क्वेश्चन था। जैसे ये देखें, ये यूपीएससी में 2011 में आया है। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन। तो राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम देखने विदेशी नागरिक भारत में आए थे। अब ये क्या था, आयात, निर्यात, उत्पादन, उपभोग, 4 ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन ये तरीका मुझे फिर से ठीक नहीं लगता। मेरा तरीका क्या कहता है, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन नहीं पढ़ने, ऑप्शन नहीं पढ़ने, पहले सोच लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम देखने भारत विदेशी आए थे, विदेशी नागरिक आए थे, फिर तो आए थे तो क्या हुआ, आए थे तो क्या हुआ होगा, सोचो जरा। वो आए होंगे तो उन्होंने भारत में वस्तुएं खरीदी होंगी, उन्होंने भारत में कुछ सेवाएं ग्रहण की होंगी, होटल से या टैक्सी से। और चूंकि ये टॉपिक को, क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि विदेशी नागरिक भारत आए थे, अर्थात ये एक्सटर्नल सेक्टर का क्वेश्चन है, वैदेशिक क्षेत्र। और वैदेशिक क्षेत्र में भी देखें तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और उस भुगतान शेष में हम लोग ये समझते हैं कि भारत का जो अकाउंट है वो डेबिट भी हो रहा है और अकाउंट क्रेडिट भी होता है। अकाउंट क्रेडिट कब हो जाता है, जब विदेशी मुद्रा भारत में आ रही है। डेबिट कब होता है, जब विदेशी मुद्रा भारत से बाहर जा रही है। और एक एग्जांपल, यदि भारत सरकार या भारत की कोई कंपनी किसी वस्तु या सेवा का आयात करेगी तो विदेशी मुद्रा भारत से बाहर जाएगी, अर्थात हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर भारत ने निर्यात किया किसी वस्तु या सेवा का तो हमारा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये सब सोच लिया जब मन में, और ये डेबिट क्रेडिट वाली बात ये एनसीईआरटी में भी दी हुई है, लेकिन सब लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आया। कारण क्योंकि कॉमनवेल्थ से उसको लिंक कर दिया गया था। तो यूपीएससी क्या करता है कि जो आपके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को वो करंट अफेयर से जोड़ देता है। और कुछ लोग कहते हैं ये करंट का क्वेश्चन था, कुछ लोग कहते हैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। स्टूडेंट धीरे धीरे कंफ्यूज होता जाता है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे, पता नहीं चल रहा है। एनसीईआरटी में भी है ये टेबल कि डेबिट अकाउंट कहाँ से होता है, क्रेडिट कहाँ से होता है। बीओपी वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स 12वीं क्लास की समष्टि अर्थशास्त्र वाली एनसीईआरटी, उसमें है ये, लेकिन वहाँ किसी को नज़र ही नहीं आया। तो मेरा ये मानना है, एक तो आप एनसीईआरटी पढ़ते रहें, रीडिंग लगाएं उनकी जब तक क्लास नहीं कर पा रहे। अब इस क्वेश्चन को हल करना था, तो मैंने कैसे पढ़ा इसे, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया कि कॉमनवेल्थ गेम देखने विदेशी नागरिक भारत आए, तो मेरे दिमाग में तुरंत आया अर्थात विदेशी मुद्रा भारत आई। अब विदेशी मुद्रा भारत में कैसे आती है, विदेशी मुद्रा, तो विदेशी मुद्रा भारत में आ रही, इसका मतलब हमारा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और हमारा अकाउंट क्रेडिट कब होगा, अब मैं ऑप्शन देखूंगा, निर्यात, आयात, उत्पादन, उपभोग। तो हमारा अकाउंट क्रेडिट किससे होता है, निर्यात से, खत्म। और जब ये क्वेश्चन आया था तब उसके बाद जब विभिन्न संस्थाओं द्वारा आंसर की जारी की जाती है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस मामले में कंफ्यूज थे कि इसको क्या आंसर दिया जाए। तो मेरा ये मानना नहीं है कि कौन कोचिंग सही है कौन गलत, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो अंतिम उद्देश्य है कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सिंपल तरीका, आप पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन से संबंधित जितनी जानकारी आपके दिमाग में उस समय आ रही है,
10, 20, 30 सेकंड सोचें कि ये टॉपिक कहाँ से आया, ये कौन से टॉपिक में से है और उस पर क्या क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा है। जब आप 10-20 सेकंड क्वेश्चन का एनालिसिस कर लें, उसके बाद उसके ऑप्शन पढ़ना शुरू करें। चूँकि यहाँ तो ऑप्शन छोटे हैं, तो अगर आपने पढ़ भी लिए होंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मैंने जीएसटी वाला जो क्वेश्चन दिखाया था उसमें 3 बड़े बड़े स्टेटमेंट थे। तीनों को पढ़ लें तो कन्फर्म लग जाता है, अरे ये तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है, फिर पढ़ते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो पहले ही क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन से संबंधित बात को आपने दिमाग में सोचा जो आपने नोट्स या रेफरेंस बुक से पढ़ा हुआ, फिर ऑप्शन शुरू किए और फिर उनमें से आप देखें कि कौन सा ऑप्शन बेटर लग रहा है। तो ये आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर एक्सपोर्ट था, क्योंकि इससे हमारा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखें, ये क्वेश्चन जो है 2010 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देख के आप समझ पाएंगे कौन से टॉपिक का है। एक बार देखें, सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं, फिर 3 कथन के बाद उसके कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो पढ़ लेते हैं। कर दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना, उपादानों को समाप्त करना। अभी तक समझ नहीं आया क्योंकि पहले हमें ये नहीं समझ आ रहा है टॉपिक कौन सा चल रहा है। तो यहाँ देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका, जीएसटी वाले क्वेश्चन में ये वाला हिस्सा उसने ऊपर लिखा था, फिर नीचे 3 कथन। यहाँ पहले 3 कथन दे दिए, फिर ये। तो आपको पहले इस पर फोकस करना है। आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन उपयुक्त, ये 3 पॉइंट, उपयुक्त में से कौन सा राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना जा सकता है। In the context of economic recession, which of the above actions can be considered as a part of fiscal stimulus package? देखिए, अभी कोविड का समय चल रहा है और आपने भी सुना होगा सरकार फिस्कल स्टिमुलस पैकेज अभी भी दे रही है, क्योंकि गिरावट का दौर है अर्थव्यवस्था में। और आज के संदर्भ में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, यद्यपि है ये 2010 का, क्योंकि 2007-8 में मंदी, पूरे वैश्विक मंदी थी, थोड़ी बहुत उसका असर भारत पर भी था। अब देखो, ये 3 कथन मैंने अभी उतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं पढ़े। मेरा टारगेट रहता है कि जो ये तरीका है, ये जो कथन जिस टॉपिक पर वो क्वेश्चन पढ़ रहा है, पहले उस टॉपिक पर हम सोच लेते हैं। अब जरा टॉपिक को देखें तो 2 शब्द थे इसमें, एक था आर्थिक मंदी और दूसरा था आर्थिक पैकेज, राजकोषीय पैकेज, राजकोषीय पैकेज। और वो पूछ रहा है कि कौन से कथन राजकोषीय पैकेज का भाग हैं जो मंदी को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। मंदी का जो सामान्य मंदी की स्थिति देखें तो मंदी की स्थिति में देखा जाएगा तो सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, डिमांड घट गई है। सप्लाई और डिमांड में पहले एक संतुलन बना हुआ था, अब डिमांड घट गई है क्योंकि रोजगार का अभाव है, लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। उपभोक्ता के पास जब क्रय शक्ति नहीं रहेगी तो सप्लाई और डिमांड में गैप क्रिएट हो गया और रिजल्ट आ रहा है सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अब क्वेश्चन है कि मंदी का उपाय क्या है। तो अभी राजकोषीय पैकेज के बारे में नहीं सोच रहे, मंदी का उपाय क्या होता है कि आपको धीरे धीरे अब डिमांड को बढ़वाना है। जैसे आजकल भी आप देख रहे हैं कोविड के समय में डिमांड घट चुकी है, लॉकडाउन है, लोग अपना पैसा सेव करके रख रहे हैं, अनावश्यक चीज़ों को खरीदने से बच रहे हैं क्योंकि रोज़गार अभी है नहीं, लॉकडाउन में उनको इनकम नहीं जनरेट हो रही है, तो डिमांड पहले से घट चुकी है, बहुत हद तक घट गई। अब सरकार का आज की डेट में भी देखेंगे टारगेट है कि धीरे धीरे डिमांड को बढ़वाएं, और आपने ये पढ़ा हुआ है डिमांड को बढ़ाने के लिए तरलता बढ़ानी पड़ेगी। अब तरलता बढ़ा रहा है यहाँ पर कौन, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो राजकोषीय पैकेज, यानी सरकार तरलता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब आपको वो जो 3 कथन दिए थे, अब उसमें से सोचना है कौन कौन से कथन से सरकार तरलता बढ़ा सकती है, क्योंकि तरलता बढ़ने से ही डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से फिर ये सप्लाई डिमांड का गैप कम हो जाएगा। ट्राई करते हैं। पहला कथन, कर की दरों में कटौती करना। अब आप सोचें, जब कर की दर घटा देंगे तो एक उपभोक्ता के पास पॉकेट में ज़्यादा पैसा बचेगा, अर्थात तरलता उसके पास ज़्यादा रहेगी। तरलता ज़्यादा रहने से डिमांड बढ़ सकती है, डिमांड बढ़ेगी तो ये मंदी के संदर्भ में उपयुक्त माना जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मेरा तरीका, मैंने ये पहले इतने ध्यान से नहीं पढ़े थे, पहले मैंने इस पर फोकस किया। सामान्यतः गलती क्या होती, इन तीनों को पढ़ते इन पर सोचना शुरू कर देते, इनमें क्या सोचेंगे, मैं समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। जब तक आप टॉपिक के बारे में ना विचार कर लें तो आप
जब भी क्वेश्चन यूपीएससी का अटेम्प्ट कर रहे हैं उस टॉपिक को सोचें। आपको क्या समझ में आ रहा है कि मंदी, अब जिसने पढ़ाई की है उसको टाइम नहीं लगेगा सोचने में। मंदी मतलब डिमांड घट चुकी है, राजकोषीय उपाय में तरलता बढ़ानी चाहिए। अब तरलता कैसे बढ़े, तो पहला टैक्स रेट घटा दो, सही है, तरलता बढ़ जाएगी। दूसरा, सरकारी व्यय को बढ़ाना। आपको पता होगा कि जब सरकार अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी तो उससे तो मनी सप्लाई और बढ़ जाएगा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। मुद्रा आपूर्ति एक टेक्निकल शब्द है कि जनता के पास मुद्रा, तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी तो इससे तो सरकार अपने खर्च को बढ़ा रही है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, और जैसे जैसे मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी परिणाम तरलता बढ़ रही है, तो इससे भी मंदी की समस्या कुछ कम हो सकती है। तो दूसरा भी कथन सही लग रहा है। तीसरे में लिखा है उपादानों को समाप्त करना। अब तुरंत दिमाग में आता है उपादान क्या है, तो इंग्लिश देख लें। इंग्लिश में लिखा है एबॉलिशिंग द सब्सिडीज, सब्सिडी को हटा देना। और सब्सिडी हटाएंगे तो सब्सिडी हटाने का मतलब, सब्सिडी दी जाती है किसी उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए। जो उपभोक्ता बाजार मूल्य पर वस्तु को क्रय नहीं कर पा रहा, सरकार उसको आर्थिक सहायता दे देती है, वही सब्सिडी है। अगर आप सब्सिडी हटा दोगे तो उसकी क्रय शक्ति घट गई, अर्थात उसको बाजार मूल्य पर ही खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब निकला कि क्रय शक्ति घटने का मतलब तो डिमांड घट जाएगी, जबकि हमें चाहिए मंदी को दूर करना था, हमें तो डिमांड बढ़ानी थी। तो तीसरा गलत हो गया, इससे तो उल्टा रिजल्ट आ रहा है। तो केवल 1 और 2, अब ढूंढे कहीं 1 और 2 ऑप्शन है। मैंने ऑप्शन पहले पढ़े ही नहीं थे, 1 2 1, इनको पढ़ के क्या करना है। मैंने ऑप्शन बनाए कि इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए, और मैं ढूंढ रहा हूँ 1 और 2 कहाँ है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से हम जवाब दे पा रहे हैं कि इसका जवाब ऑप्शन जो ढूंढना है वो 1 और 2 मिलना चाहिए। कुछ लोग इसमें एलिमिनेशन लगाने लगते हैं, तीसरा नहीं है तो जो तीसरा नहीं है तो ये दोनों तो कट गए। ऐसा तरीका तब अपनाओ जब आपको उन दोनों में कॉन्फिडेंस ना हो। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, लेकिन ये तरीका तब अपनाओ। पहले आप देखो ना कि आपको कन्फर्म हो गया 1 और 2 दोनों कथन सही है, तो इनमें 1 और 2 ही ऑप्शन होना चाहिए। मैंने बाकी 3 ऑप्शन पढ़े ही नहीं। तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगा प्रत्येक क्वेश्चन के माध्यम से कि आप क्वेश्चन का टॉपिक समझें, टॉपिक को मन में सोचें, विचार करें एग्ज़ाम हॉल में। ये चीज़ अभ्यास से आती है, ये एक दिन की कहानी नहीं है। ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देखते ही आप लोगों की ऐसा समझ तुरंत बन गई और आप तुरंत ही 10-20 सेकंड में क्वेश्चन हल कर देंगे, ऐसे दावे मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर टीचर ऐसे डेली अभ्यास कराए, इकोनॉमी के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पर, फिर हिस्ट्री के सब्जेक्ट में हिस्ट्री की टीचर अभ्यास करा दें, ऐसे ही बाकी विषयों में, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं करना है, हम तो डेली ऐसे करते हैं, टीचर ऐसे अभ्यास कराता है। हिंदी मीडियम में ये रिजल्ट सुधारने के लिए ये कार्य आप लोगों को करना पड़ेगा, और ये नैतिक जिम्मेदारी संस्थाओं की भी है और टीचर की भी। तो मुझे लगता है कि हमारा ये थोड़ा सा प्रयास आपकी सफलता में कुछ सहायक सिद्ध हो सकता है। आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 2016 में आया है, और इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार ज़रा क्वेश्चन पढ़ के पहले हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। और फिर नीचे कथन शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर इंग्लिश में देखें तो देयर हैज़ बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच एक्शंस और एक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस डेफिसिट। तो घाटा कम कैसे होगा। अब जो मैं आपको पहले से बता रहा था, जो मेरा क्वेश्चन हल करने का तरीका है, मुझे लगता है हम इन कथन को अभी ना पढ़ें। कौन से कथन से घाटा कम हो सकता है हमें अभी नहीं पढ़ना है। पहले अगर हम खुद विचार कर लें कि राजकोषीय घाटा क्या होता है या राजकोषीय घाटा कैसे कम होता है, तो उसे ज़्यादा जल्दी आंसर आसान आ जाएगा। तो राजकोषीय घाटा, इसका फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा। राजकोषीय घाटे का जो फॉर्मूला है कि कुल अनुमानित व्यय, इसमें से कुल अनुमानित प्राप्तियां, यदि इनको हटा दिया जाए और इन प्राप्तियों में उधार या ऋण या देयता शामिल नहीं है, देयता को शामिल नहीं किया गया प्राप्तियों में, तो जो कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर आएगा वो राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट होता है। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया को राजकोषीय समेकन कहते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन। और इस राजकोषीय समेकन कैसे होगा, जब घाटा पता है तो आप समेकन की प्रक्रिया समझ सकते हैं, अर्थात राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण कैसे होगा। तो नियंत्रण करने का तरीका, सबसे पहला तरीका कि कुल व्यय को कम करो,
खर्च को घटा दो। और दूसरा तरीका हो सकता है कुल प्राप्तियों को बढ़ाओ। ध्यान रहे इस प्राप्तियों में देयता या उधार शामिल नहीं है, तो प्राप्तियों को बढ़ाना चाहिए। राजकोषीय घाटा इससे कुछ कम हो सकता है। अब कुल व्यय में दो प्रकार के व्यय हमने पढ़े हुए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी इनके बारे में जानते होंगे। एक का नाम होता है राजस्व व्यय, दूसरे का नाम पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इधर भी ऐसे ही दो प्रकार की प्राप्तियां हैं, एक को हम कहेंगे कि राजस्व प्राप्ति और दूसरे का नाम पूंजीगत प्राप्ति। तो ये राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति या राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय, अगर आप इनका ठीक से मतलब जानते हैं तो आपको तुरंत टाइम ही नहीं लगेगा सोचने में कि कौन सा खर्च कम किया जाए या कौन सी प्राप्ति बढ़ाई जाए। तो मैं हल्का से यहाँ पे बता देता हूँ कि जब कुल व्यय कम करना है तो कुल व्यय में से हमें राजस्व व्यय को कम करना होता है। और वो इसलिए क्योंकि राजस्व व्यय सरकार का वह अनुमानित व्यय होता है जिससे ना तो सरकार की लाइबिलिटीज़ में कमी आती है, ना सरकार की कोई एसेट या परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। तो जब ऐसा व्यय है तो उसे कम करना चाहिए। अर्थात यहाँ व्यय में कौन सा व्यय कम करना है? राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय को कम करने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट पूंजीगत व्यय तो बढ़े तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है, क्योंकि पूंजीगत व्यय एक ऐसा खर्च है सरकार का जिससे या तो सरकार की लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी या एसेट बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर राजस्व प्राप्तियों को यदि बढ़ा दिया जाए, राजस्व प्राप्ति इनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ सरकार की वे प्राप्तियाँ होती हैं जिनसे ना सरकार की लाइबिलिटी में वृद्धि होती है, ना ही सरकार की एसेट में कोई कमी आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टैक्स, तो राजस्व प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्ति नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पूंजीगत प्राप्ति बढ़ने का मतलब है या तो फिर आप एसेट कम कर रहे हो या लाइबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हो। तो ओवरऑल जो निष्कर्ष निकलता है कि राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण अर्थात राजकोषीय समेकन के लिए एक तो राजस्व व्यय में कमी करनी चाहिए। हम अगर यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को लिख लें, पहला पॉइंट बना कि राजस्व व्यय में कटौती और दूसरा राजस्व व्यय में कमी, और दूसरा पॉइंट बन रहा है यहाँ से कि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करनी चाहिए। अब राजस्व व्यय में कमी या राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, अगर दोनों को एक ही शब्द में लिखना हो तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि राजस्व घाटे पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर हम राजस्व घाटे को नियंत्रित कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली राजकोषीय घाटा नियंत्रित होने लगेगा। दूसरे शब्दों में कहें कि राजकोषीय घाटे का मूल कारण राजस्व घाटा ही होता है। तो राजस्व घाटे पर हमें नियंत्रण करना है। यहाँ मैंने बोला राजस्व व्यय में कटौती करो, तो राजस्व व्यय के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सरकार जो सब्सिडी देती है राजस्व व्यय है। सरकार ब्याज पर बहुत खर्च करती है, इनफैक्ट सर्वाधिक खर्च सरकार का ब्याज पर होता है, वह भी राजस्व है। उन खर्च को कम करना चाहिए, तो राजस्व घाटा कम होगा और परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटा कम होने लग जाएगा। इधर सरकार को राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ानी चाहिए। अब अगर हम ये बात पहले मन में सोच लें, विचार कर लें क्वेश्चन के कथन पढ़ने से पहले, तो हमें उन कथनों में किसी भी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन होने के चांस ही नहीं होते हैं। जैसे एक बार पढ़ के देखें उसे। यहाँ क्वेश्चन था कि राजकोषीय घाटा कैसे कम होगा, कौन सी कार्यवाहियाँ हैं जिनसे सरकार घाटे पर नियंत्रण कर सकती है, घाटे को कम कर सकती है। अब इनको ऑप्शन को पढ़े तो पहला कथन लिखा राजस्व व्यय को कम करना, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही हम कथन पढ़ रहे तुरंत हम बोल पा रहे हैं कि एकदम सही है। हमें सोचना नहीं पड़ रहा अब कि राजस्व व्यय क्या है, राजस्व व्यय कम होगा कि नहीं, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। तो राजस्व व्यय को यहाँ पर घटाना होगा, ये कथन एकदम ठीक है। दूसरा लिखा है नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना। अब आप देखें, सरकार जब योजनाएं प्रारंभ करेगी तो इसका मतलब है सरकार का खर्च बढ़ेगा। कौन सा खर्च? राजस्व व्यय स्पेशली, क्योंकि इससे ना तो सरकार की लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं और ना ही सामान्यतः कोई एसेट में वृद्धि हो रही है। तो सरकार की योजनाओं को बढ़ाना ये तो खर्च बढ़ाना हो जाएगा, और खर्च बढ़ाने का मतलब फिर घाटा कम तो नहीं होगा। अर्थात ये दूसरा पॉइंट, ये दूसरा कथन यहाँ गलत हो गया। हमें वो बिंदु ढूंढने थे जिनसे घाटा कम हो, जिनसे या तो खर्च कम हो या प्राप्तियाँ बढ़े, राजस्व खर्च कम और राजस्व प्राप्तियाँ ज़्यादा। तीसरा बिंदु है, देखिए, सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, तार्किक बनाना। अर्थात उन लोगों को सब्सिडी दी जाए जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। सब्सिडी में जो लीकेज, भ्रष्टाचार या वितरण प्रणाली की जो समस्या है उनको दूर किया जाए और तार्किक की जाए सब्सिडी। और सरकार ने, आपको पता भी होगा, अब आज के समय में आप सब जानते होंगे कि सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा ये सब उद्देश्य पूरा करना शुरू कर दिया और लगभग बहुत हद तक सफलता भी मिल रही है। तो सब्सिडी को तार्किक बनाने का मतलब है कि इससे भी सरकार का सब्सिडी वाला खर्च पहले की तुलना में घट जाएगा। और खर्च कैसा है? राजस्व व्यय।
और चूंकि हम पहले कथन में खुद ही लिख चुके हैं कि राजस्व व्यय को घटाना, ये तो सही है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप भी सही हो गया। अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मैंने क्या किया, पहले इस टॉपिक को मन में सोचा, विचार किया, 20, 30, 40 सेकंड मैंने लगाए इस पर। आपको लगेगा सर समय तो आपने ज़्यादा लगाया, समय ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैं उसको आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ आपको लिख करके दिखाया राजकोषीय घाटा ये होता है। अदरवाइज मेरे दिमाग में आ रहा है घाटा कम करना है, व्यय कम करो, प्राप्ति बढ़ाओ। कौन सा व्यय? राजस्व व्यय कम करो, राजस्व प्राप्ति बढ़ाओ। तो पहला कथन तो ऑटोमेटिक ही सही हो गया। जैसे ही मैंने बोला कि राजस्व व्यय कम करो तो पहला कथन सही, और राजस्व व्यय बोला तो इसका मतलब सब्सिडी भी सही। तो पहला और तीसरा कथन एक ही पॉइंट से क्लियर हो जाता है। दूसरा तरीका जो सामान्यतः सभी अपनाते हैं वो क्या था, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया हुआ है कि पहले ये पढ़ लो, फिर कथन पढ़ लो, फिर ऑप्शन पढ़ लो, फिर शुरू से फिर स्टार्ट करो। तो समय बहुत वेस्ट होता है। हमारा टारगेट इस पूरे इस प्रोग्राम में आपको आंसर बताना नहीं है, क्योंकि आंसर आपके पास है। बाजार में विभिन्न प्रकार के प्रश्न बैंक आते हैं, आंसर उसमें होगा, उसमें कोई नई बात नहीं है, सही आंसर लिखा हुआ आपको पता है पहले से। लेकिन आंसर कैसे अटेम्प्ट किया जाए कि उसके सही होने के चांस ज़्यादा हों, नेगेटिव मार्किंग से बचा जाए। सभी टॉपर्स कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग से प्रीलिम्स में बचना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, टीचर्स भी कहते हैं और आप सबको भी पता है। तो हो कैसे, ये संभव कैसे हो? तो उसके लिए एक प्रयास है, अगर आप इस पर एफर्ट लगाएंगे तो मुझे लगता है संभव हो सकता है ये। आगे देखें, चौथा कथन था कि आयात शुल्क को कम कर दिया जाए। आयात शुल्क यानी एक प्रकार का टैक्स, सरकार जो इम्पोर्ट ड्यूटी लेती है अगर इसको घटा दिया जाए। अब आप देखें, इम्पोर्ट ड्यूटी अगर घटाएंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी क्या था? सरकार की राजस्व प्राप्ति। अगर आप राजस्व प्राप्ति घटाएंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा, हमें तो राजस्व प्राप्ति बढ़ाना था। तो आयात शुल्क को कम करना सही नहीं है। यहाँ पर ये जो चौथा कथन है ये सही नहीं है। अब कौन से सही है? अब ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा, 1 और 3। तो ढूंढिए 1 और 3 ऑप्शन का है। तो यहाँ पर 1 और 3 का ऑप्शन ये रहा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो बार बार आपसे यही कहूँगा कि पहले उस जिस टॉपिक पर वो क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो किसी भी विषय में हो, आप उस टॉपिक के बारे में जितना जानते हैं विचार कर लें, उसके बाद इस कथन को पढ़ना शुरू करें। अन्यथा यूपीएससी आपके सोचने का दायरा उस समय सीमित कर देता है जब आप इन कथनों को पढ़ लेते हैं। और अगर आपने कथन नहीं पढ़े तो आपने पहले उसको पूरा सोच लिया कि जितना हम जानते थे, घाटा है, घाटा क्या होता है, घाटा कम कैसे होता है, क्या क्या उसमें करना होता है, विचार मन में आ गए। और अगर आप इन कथनों को पहले पढ़ लेंगे तो आप फिर इन्हीं कथनों के आसपास सोचते रहेंगे, और अगर उसकी भाषा समझ नहीं आई तो और मुश्किल होने लगता है। तो बार बार जो मेरा कहने का तरीका है, टाइम कम लगाना हो, टाइम जितना कंज्यूम हो वो इफ़ेक्टिव हो, उससे आउटपुट ठीक निकले, उसके लिए पहले टॉपिक पढ़ा जाए, उसके बारे में आपने थोड़ा सा विचार किया, फिर उसके कथन को देखेंगे, और एक अभ्यास के बाद आप इसको रिजल्ट मिल पाएगा कि टाइम भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई कर ली है, टॉपिक जो जानते हैं, वो कह रहे हैं हाँ सर ये टाइम कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। एक बार फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, अब देखिए इस क्वेश्चन में 4 बड़े बड़े ऑप्शन लिखे हैं, यहाँ कथन नहीं है, सीधे ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही है। 2-3 लाइन का ये क्वेश्चन और लगभग 3-3 लाइन के ये कथन ऑप्शन जो है, अगर हम इन सबको पढ़ना शुरू कर दें तो ठीक ठाक टाइम इसमें लग जाएगा, और उसको चारों को पढ़ने के बाद पहली बार में तो भाषा ही समझ नहीं आती। तो मेरा तरीका क्या है, हम इन 3 लाइन को पढ़ेंगे, मात्र क्वेश्चन की लाइन को, जितना इसके बारे में जानते हैं पहले वो सोच लेंगे, फिर ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो हम विचार कर रहे थे वैसी ही भाषा ऑप्शन में है। और अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं तो आपको लगेगा सर ये तो बड़ा उलझा रखा है, कभी बैंक कुछ कह रहा है, कभी बैंक फिर कुछ कह रहा है, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया है। तो कन्फ्यूजन इसीलिए होता है, यूपीएससी इसीलिए तो आपको ये 4 बड़े बड़े कथन लिख के दे रहा। तो ऑप्शन में कन्फ्यूजन ना हो उसका सबसे बेहतर तरीका क्वेश्चन पढ़ें पहले। तो कभी कभी समाचारों में आने वाला पद व्यापारी छूट दर, इंग्लिश में मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यहाँ भी लिखा है और इधर भी इंग्लिश में मर्चेंट डिस्काउंट रेट लिखा है, इधर देवनागरी में उसे लिखा हुआ है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? तो मतलब ये क्वेश्चन मर्चेंट डिस्काउंट रेट का है। अब हम जरा याद करें मर्चेंट डिस्काउंट रेट होती क्या है। तो शॉर्ट में हम इसे MDR लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, बाज़ार से कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं,
तो हमारे पास सामान्यतः जो भारत में प्रचलन था कि कैश में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती थी, नकदी का लेन देन हो रहा था। विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन के बाद धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट्स का चलन बढ़ गया है भारत में, और उस डिजिटल पेमेंट में कई प्रकार के माध्यम हो सकते हैं। आजकल सरकार यूपीआई और भीम ऐप के माध्यम से भी ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दे रही है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की वॉलेट जो कंपनी है, डिजिटल पेमेंट वाली कंपनियां, वहाँ से आप पेमेंट कर रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग से डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कार्ड स्वाइप करके भी पेमेंट कर लेते हैं प्लास्टिक मनी के द्वारा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जब भी हम कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपने देखा होगा उसके व्यापारी के पास एक POS मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसमें वो कार्ड स्वाइप करता है। फिर चूँकि आप किसी न किसी बैंक का ही कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बैंक भी इन्वॉल्व हो गया। और तीसरी संस्था जिसका नाम है पेमेंट गेटवे, जो पेमेंट गेटवे उपलब्ध करा रही है संस्था, वो यहाँ इन्वॉल्व है। तो पेमेंट गेटवे जैसे वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, जिन्होंने ये कार्ड बना के दिया है बैंकों को, बैंक इन्वॉल्व है। और POS जो सप्लाई कर रही है संस्था, जो कंपनियां, वो इन्वॉल्व है। जब भी आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे तो इन तीनों संस्थाओं की कुछ लागत लग रही है। इन्होंने व्यापारी को और व्यापारी के माध्यम से उपभोक्ता को एक सर्विस दी हुई है कि आप कैश का प्रयोग ना करें, आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो इन संस्थाओं का कहना है कि हमें उसके संदर्भ में कुछ चार्ज मिलना चाहिए, और वो चार्ज व्यापारी से लिया जाता था, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते थे। और वो जो सेल प्राइस होता था, जो वस्तु की बिक्री मूल्य होगा, मान लो 100 रुपये की वस्तु बेच रहे थे तो उस पर लगभग 2% मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नाम से बैंक चार्ज ले लेता था व्यापारी से, और बाद में वो वितरित हो जाता होगा पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को। अर्थात यहाँ पर बैंक व्यापारी से कुछ चार्ज वसूल रहा है। किस लिए? क्योंकि बैंक और ये तीनों संस्थाएं कह रही हैं व्यापारी से कि हमने आपको सुविधा दी है, और व्यापारी फिर ग्राहक से कहता है कि हम आपको सुविधा दे रहे हैं कि अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते तो कार्ड से कर दें। लेकिन व्यापारी अपने ऊपर उस बोझ को ना डालते हुए ग्राहक से वो पैसा वसूलने की कोशिश करता है, और ग्राहक से क्या कहता है कि अगर कार्ड से ट्रांजैक्शन करोगे तो कुछ परसेंटेज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम क्या निकलता है कि डिजिटल पेमेंट या प्लास्टिक मनी का यूज़ धीरे धीरे हतोत्साहित होगा, जबकि सरकार इसके विपरीत टारगेट लिए हुए। सरकार का उद्देश्य है कि धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जाए, नकदी के चलन को कम किया जाए, काले धन की जो मात्रा है उसको धीरे धीरे समाप्त करें, कम करें, जो जाली मुद्रा है उसका उपयोग कम हो जाए। तो जब नकदी ही उपयोग नहीं होगी तो जाली मुद्रा धीरे धीरे अपने आप बाहर होती जाएगी, उसका चलन घटता जाएगा। तो ये जो गतिविधि थी ये इतना न्यूज़ में आ गया क्योंकि ये तो सरकार के उद्देश्य के विपरीत चल रहा है। बाद में आपने सुना होगा कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को कुछ सीमा तक हटा दिया गया। जैसे आपने पहले ध्यान दिया हो तो 2000 तक की ट्रांजैक्शन पर सरकार ने कहा कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट बैंक नहीं लेंगे, व्यापारी से नहीं लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। बाद में फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 50 करोड़ के टर्नओवर तक नहीं लिया जाएगा, अर्थात समय समय पर फिर उसमें अमेंडमेंट होता रहा। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है क्या चीज़? ये बैंकों द्वारा लिया जाने वाला एक शुल्क है जो व्यापारी भुगतान कर रहा है। और किस लिए? क्योंकि बैंक कहता है कि हम आपको डिजिटली पेमेंट करने का या कार्ड से पेमेंट करने की सुविधा दे रहे हैं, तो हम आपसे कुछ शुल्क लेंगे। ये पूरा मुद्दा हाईलाइट रहा था, और जब ये हाईलाइट था तो आप जानते हैं कि यूपीएससी उसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो अब देखें हम इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब पढ़ते हैं एक बार। मर्चेंट डिस्काउंट रेट को सबसे सही स्पष्ट कौन करता है? कथन पढ़े अब। पहला ऑप्शन, यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। बैंक द्वारा प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं, बैंक तो उल्टा शुल्क ले रहा है, गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है, अर्थात ये ऑप्शन नहीं। दूसरा, यह है बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि। बैंकों द्वारा वापस दी जाने वाली नहीं, बैंक वापस थोड़ी दे रहा है, बैंक ग्राहक को कुछ नहीं, कोई रिफंड नहीं मिल रहा है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। शुल्क है, कौन लगा रहा है? बैंक।
किसी व्यापारी पर। तो जो हमने अभी समझा था या हमने अपने मन में विचार किया था वो आंसर यहाँ मिल गया। अब चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई एक आंसर देना था। अर्थात जो मैं बार बार आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य है, हर क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। आप सोचें कि अगर ऐसी प्रैक्टिस आप करते रहें, टीचर की हेल्प मिल जाए बहुत अच्छा है, खुद भी हेल्प कर सकते, खुद अपने आप से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और उस प्रैक्टिस में करना क्या है कि क्वेश्चन पढ़ा तो उसके बाद ऑप्शन नहीं पढ़ने। इससे एक और चीज़ आपको पता चल जाएगी, वो ये कि आपको उस टॉपिक की नॉलेज थी कि नहीं थी। आपकी तुक्का लगाने की जो आदत है वो समाप्त हो जाएगी। और मुझे लगता है वो आदत समाप्त हो तो अच्छा है, क्योंकि बुरी आदत है, वो नेगेटिव मार्किंग कराती है। आपका यूपीएससी में जो रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है उसका एक कारण वो भी है। तुक्का नहीं लगाना है, चाहे क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट क्यों ना हो। अभी तो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे और प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले 3-4 महीने अगर ये प्रैक्टिस चलती रहे तो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होगी। कम से कम पहले की तुलना में 30-40% बेहतर रिजल्ट और मिल पाएगा, ये कम से कम है। बाकी डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं इन ऑप्शन को पहले पढ़ता तो मुझे लगता है कि बहुत कन्फ्यूजिंग थे। देखा आपने 3-3 लाइन के ऑप्शन थे। इसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला, पहले मैंने वो टॉपिक मन में विचार कर लिया, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट था क्या। और ये यूपीएससी में 2018 में क्वेश्चन आया है, आप देखिएगा उस समय बहुत न्यूज़ में रहा मर्चेंट डिस्काउंट रेट, क्योंकि पेट्रोल पंप पे खासकर से जब कार्ड से पेमेंट किया जा रहा था तब ये चर्चा में चल रहा था कि वहाँ तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट लग रहा है वगैरह वगैरह। तो यूपीएससी के इस क्वेश्चंस को जो हम बात शुरू से कर रहे थे कि विगत वर्षों के क्वेश्चन का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इससे ये भी हमें जानकारी मिल गई, एक और चीज़ पता चल गई कि यूपीएससी किसी भी कॉन्सेप्ट को करंट इकोनॉमी से जोड़ करके पूछ रहा है। ये टॉपिक है एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब ये न्यूज़ में चल रहा था तो इसलिए पूछ लिया गया। अर्थात जब इसको काउंट किया जाए तो कुछ लोग कहेंगे करंट अफेयर का क्वेश्चन था, कुछ लोग कहेंगे ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, ये इकोनॉमी के करंट इश्यूज़ में से पूछा गया। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसको समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखा है, ये यूपीएससी में 2019 में लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसी एक के साथ साथ बढ़ता है। मुद्रा गुणक कब बढ़ता है ये बताना है। अब ऑप्शन पढ़ लेंगे तो फिर वही बात जो मैंने कहा कि कन्फ्यूजन बढ़ेगा। उससे अच्छा है कि पहले मुद्रा गुणक को सोच लें। तो मुद्रा गुणक या मनी मल्टीप्लायर, आपको ध्यान होगा कि मुद्रा गुणक कहाँ पढ़ाया जाता है। इकोनॉमी में आप लोगों को मुद्रा के बारे में समझना होता है, मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य कौन कौन से, और उनको समझने के साथ साथ मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई, इसको भी समझना है। मनी सप्लाई क्या है, और मनी सप्लाई की परिभाषा दी जाती है किसी एक निश्चित समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा का कुल स्टॉक मनी सप्लाई है, जनता के पास। और यहाँ जनता शब्द में जो जनता शब्द है ये यहाँ पे टेक्निकल शब्द है। जनता शब्द के अंतर्गत सरकार और आरबीआई शामिल नहीं है, ना सरकार और ना आरबीआई। इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाएं और नागरिक सभी जनता शब्द में शामिल है। अर्थात बैंक भी जनता शब्द के अंतर्गत है, आरबीआई और सरकार नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों संस्थाएं मुद्रा जारी करती हैं, मुद्रा निर्गमन करती हैं, मनी इशू करती हैं, करेंसी। तो इसलिए इन दोनों को शामिल नहीं किया गया। ये तो हुई मुद्रा आपूर्ति की परिभाषा। साथ साथ एक और चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसे कहते हैं उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर मनी। और जब हम उच्च शक्ति मुद्रा की बात करते हैं तो जनता के साथ साथ आरबीआई और सरकार, इन दोनों के पास भी मुद्रा का जो स्टॉक है उसको भी जोड़ लेते हैं, तो वो हाई पावर मनी बन जाता है, उच्च शक्ति मुद्रा बन जाता है। इसे आधार मुद्रा भी कहते हैं। मुद्रा आपूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा के अनुपात से मुद्रा गुणक निकाला जाता है, मनी मल्टीप्लायर निकालते हैं। मुद्रा आपूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा दोनों के अनुपात से। और आपको ये भी याद आ रहा होगा कि मुद्रा आपूर्ति की कई अवधारणाएं होती हैं, जैसे M1, M2, M3, M4, और इनमें से जो सबसे व्यापक मुद्रा माना जाता है वो M3 को। तो M3 व्यापक मुद्रा जो कि मुद्रा आपूर्ति को प्रदर्शित कर रहा है, और दूसरा उच्च शक्ति मुद्रा जिसे मैंने H से डिनोट कर दिया, हाई पावर मनी। इन दोनों का अनुपात मुद्रा गुणक है,
मनी मल्टीप्लायर। अगर आपको एक शब्द ध्यान आ रहा हो, साख सृजन, कि बैंक साख सृजन करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, जिससे बैंक इनकम जनरेट करते हैं, अपनी लाइबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए उस साख सृजन के माध्यम से आय सृजित करते हैं। वही बैंकिंग प्रणाली का क्रक्स है जिससे उनकी आय होती है, इतना पैसा वो कमा लेते हैं। और अगर आप साख सृजन के बारे में आपको याद आ रहा हो तो ये भी ध्यान आ जाएगा कि उच्च शक्ति मुद्रा से ज़्यादा होती है मुद्रा आपूर्ति। अब चूंकि उच्च शक्ति मुद्रा से ज़्यादा होती है तो यहाँ पे मैंने निकाला कि M3/H यानी मनी मल्टीप्लायर, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाती है। ये जो मनी मल्टीप्लायर अब ये कब बढ़ेगा, वापस एक बार क्वेश्चन को सोचें। क्वेश्चन ने हमसे पूछा मनी मल्टीप्लायर या मुद्रा गुणक किसी एक के साथ साथ बढ़ता है, तो कब बढ़ेगा मनी मल्टीप्लायर? देखें कब बढ़ेगा। मैथमेटिकल अगर बात करें तो अगर M3 का मान बढ़ता जाए तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, या फिर H का मान कम हो जाए तो M3 की वैल्यू बढ़ेगी कब? अब हम ऑप्शन सोचते हैं जो उसने ऑप्शन लिखे। हम इसको पहले एक दिमाग में आया कि मनी मल्टीप्लायर था क्या, और अगर आप दूसरे तरीके से अटेम्प्ट करते कि पहले मनी मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन पढ़ा फिर नीचे ऑप्शन पढ़ लेंगे तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है। यद्यपि वो छोटे छोटे ज़रूर हैं लेकिन कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो इतना विचार करने के बाद अब जो हम आंसर देंगे निश्चित ही उसके सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने A या B C जो भी आंसर दिया वो सही होगा, क्योंकि मैंने उस पर पूरा विचार कर लिया था। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और अदरवाइज दूसरा तरीका जो आप जनरली देखते हैं कि जिससे नेगेटिव आंसर आने के चांस होते हैं, क्योंकि उसमें पूरा विचार ही नहीं किया, उसी दायरे में सोचा जितना यूपीएससी ने ऑप्शन में लिखा। मैं ये नहीं कह रहा दायरा आप बाहर करो, मैंने भी अभी उतने ही दायरे में मुद्रा गुणक ही सोचा। मैंने ऐसा नहीं कि अभी इसमें बजट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन मुद्रा गुणक क्या था पहले उस पूरे टॉपिक को एक बार ध्यान कर लिया। तो देखें जरा एक बार यहाँ ऑप्शन लिखा था कि मुद्रा गुणक कैसे बढ़ता था। अब देखें पहला पॉइंट, आरक्षित नकदी, इंग्लिश में लिखा है कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, इंग्लिश में यहाँ पे देखें इंक्रीज इन द CRR। अब जरा सोचो आप, CRR आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। CRR बढ़ने का मतलब क्या है कि बैंकों को अपना और कुछ कैश मात्रा में और मात्रा में अधिक मात्रा में RBI के पास कैश रिजर्व करना होगा। जब बैंक अतिरिक्त कैश रिजर्व कर देंगे तो जो हम कह रहे थे मुद्रा आपूर्ति यानी M3 मुद्रा आपूर्ति तो फिर घट जाएगी। बैंक किसके पास रिजर्व कर देंगे? RBI के पास। और RBI के पास अगर पैसा चला गया तो RBI तो जनता में शामिल ही नहीं है। M3 जो यहाँ वर्ड है वो जनता को डिनोट कर रहा है। अगर CRR बढ़ाओगे, CRR बढ़ाने का मतलब है कि RBI के पास फिर धन चला जाएगा और उससे बाजार में मनी सप्लाई घट जाएगी। हमें तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तभी तो मुद्रा गुणक बढ़ेगा, तो मुद्रा गुणक बढ़ाना था, तो यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये पहला ऑप्शन गलत क्यों हुआ, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। दूसरा ऑप्शन लिखा है जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। यदि जनता बैंकों में ज़्यादा डिपॉजिट करे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन ज़्यादा करे तो बैंकों के पास धन ज़्यादा आएगा। इसका परिणाम क्या निकलेगा कि बैंकों की साख सृजन क्षमता और बढ़ जाएगी, और साख सृजन क्षमता बढ़ने का मतलब है कि M3 का नंबर और बढ़ता जाएगा। M3/H मुद्रा गुणक था। जैसे जैसे लोग बैंकिंग आदतों में वृद्धि करेंगे, बैंकों में किसी ने 100 रुपये जमा कराया, बैंक उस 100 रुपये से फिर आगे 1000 रुपये तक साख सृजन कर रहा है, तो मनी मल्टीप्लायर में M3 की वैल्यू बढ़ेगी, और यदि M3 की वैल्यू बढ़ती है तो मुद्रा गुणक या मनी मल्टीप्लायर बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट सही है, समझ आया? अब आपको लगे कि सर ये दोनों भी तो एक बार बता दिए, तो इसको भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने कहा था शुरू वीडियो में बाकी ऑप्शन गलत क्यों हैं वो भी पता होना चाहिए, ताकि हम कह पाएँ कि नहीं नहीं सही है, यही वाला सही है, बाकी गलत है, कन्फर्म है। इसको भी देख लेते हैं। सांविधिक नकदी अनुपात, इंग्लिश में SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको बढ़ा दो। अब आप सोचें कि अगर हम SLR को बढ़ा दें, SLR क्या है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कुछ मात्रा में NDTL का धन कुछ मात्रा में स्वयं के पास रिजर्व रखना पड़ता है। सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है, गोल्ड के रूप में हो सकता है, या कैश के रूप में, लेकिन बैंक प्रेफर करते हैं प्रतिभूतियों के रूप में।
अब आप सोचें SLR बढ़ाने का मतलब है कि बैंकों के पास रिजर्व बढ़ जाएगा, उनको अनिवार्य रूप से रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा, और रिजर्व बढ़ाएंगे तो उनकी साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी, अर्थात फिर से M3 का मान घटने लगेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या निकला, ये कथन भी गलत है। और चौथा, देश की जनसंख्या वृद्धि, इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। जनसंख्या के बढ़ने से उनके पास मुद्रा आपूर्ति भी बढ़ गई, ऐसा अनिवार्य नहीं है। ऐसा होता तो फिर हमें समावेशी विकास की आवश्यकता ना पड़ती, वो पहले से हो रहा होता। तो इसलिए इस पॉइंट का तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनता है। 3 में जो डाउट हो सकता है, देखिए 3 में भी आप 2 देखें तो CRR और SLR पूछा, अर्थात दोनों मौद्रिक नीति के हिस्सा हैं। मौद्रिक नीति के इस पॉइंट से मुद्रा गुणक नहीं बढ़ रहा था, तो जनता की बैंकिंग आदतें जो मुद्रा गुणक को बढ़ा देंगी। तो बार बार मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर मैंने मुद्रा गुणक पर पहले विचार कर लिया तो मुझे ऑप्शन पढ़ते समय कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और अगर आपने पहले उसको नहीं सोचा तो हर ऑप्शन में कन्फ्यूजन आएगा कि ये भी तो लग रहा है ठीक है, और वो फिर धीरे धीरे नेगेटिव मार्किंग की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार और। देखें, यहाँ प्रश्न लिखा है कि द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, इधर सप्लाई ऑफ मनी, तो एक बात क्लियर हो गई कि द्रव्य किसको कह रहा है, मनी को। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, सप्लाई सेम है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी, मनी की सप्लाई सेम है, मनी की डिमांड बढ़ी है, और परिणाम क्या होगा वो पूछ रहा है कि 4 में से 4 ऑप्शन दिए तो कौन सा परिणाम आएगा। अब इस 4 ऑप्शन को पढ़ने से पहले फिर से देखें, मनी की सप्लाई सेम है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं, यानी जितनी मुद्रा अवेलेबल थी उतनी ही है, लेकिन इस मुद्रा की डिमांड है वो बढ़ रही है, डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अब आप जानते हैं जिस चीज़ की डिमांड बढ़ रही हो तो जो उस मुद्रा का मूल्य होगा, उस वस्तु का हो या मुद्रा का, फिलहाल हम मुद्रा के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, अगर बाजार में वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, डिमांड सप्लाई में गैप आएगा। जैसे यहाँ पर मनी की डिमांड बढ़ रही है तो मनी का मूल्य बढ़ जाएगा, अर्थात आपको मनी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? वस्तु से समझें, अगर कुछ डाउट छोटा सा लग रहा है तो वस्तुओं की बाजार में डिमांड बढ़ गई, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो उस वस्तु को प्राप्त करना महंगा हो जाएगा, हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब यहाँ वस्तु ना कह करके उसने मुद्रा से संदर्भ में पूछा कि मुद्रा की डिमांड बढ़ी, अर्थात मुद्रा को प्राप्त करना महंगा हो जाएगा। अब हम मुद्रा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? वित्तीय संस्थाओं से। तो अगर हम मुद्रा मांगने जाएंगे वित्तीय संस्थाओं से तो पहले की तुलना में हमें महंगी देंगे, अर्थात समझ पाए, अर्थात हम उनसे लोन मांगे कि हमें कुछ 10-20 लाख का लोन चाहिए, तो कहेंगे पहले तो सर 8% पर मिल रहा था, अब हो सकता है 9% पर मिले। हमने पूछा क्यों? कह रहा है सर लोन मांगने वाले लोग ज़्यादा, अर्थात डिमांड बहुत है मार्केट में, लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सप्लाई कांस्टेंट है, और जब लोग ज़्यादा मनी की डिमांड कर रहे हैं तो बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर देंगे। ऑप्शन देखें जरा उसके, क्या ऑप्शन लिखे थे? हाँ जी, पहला लिखा है कीमत स्तर में गिरावट आ सकती है, आ जाएगी। अब आप सोचें कीमत स्तर में गिरावट आएगी, वस्तुओं की कीमत में गिरावट? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब आप मनी की डिमांड बढ़ाएंगे तो मनी की वैल्यू बढ़ेगी, और मनी की वैल्यू बढ़ने से कीमत स्तर में गिरावट आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। इसका उससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बन पा रहा है। दूसरा पॉइंट पढ़े, ब्याज की दरों में वृद्धि हो जाएगी। ये तो मैंने अभी बताया आपको कि जब मनी की डिमांड बढ़ रही है तो आप बैंक से मनी मांगने गए तो बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट पर देगा, ये आंसर सही है। फिर भी बाकी 2 कथन देख लेते हैं। ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, जब वृद्धि वाला सही है तो ये तो हो ही नहीं सकता भैया, तो कमी हो गई वृद्धि, हम देख चुके हैं वृद्धि सही है। चौथा लिखा है आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, स्टार नहीं है भाई, स्तर है, टाइपिंग मिस्टेक है। आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं। मनी की डिमांड बढ़ी है, सप्लाई नहीं बढ़ी है। मनी की डिमांड बढ़ने का मतलब ये थोड़ी कि इनकम बढ़ गई हो। बाजार में मनी मांगने वाले लोग ज़्यादा हैं, अर्थात ये नहीं है कि उनको रोज़गार मिल गया हो। मुझे 20 लाख रुपए का लोन चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे रोज़गार मिल गया, मैं लोन मांग रहा हूँ, कहीं से मुद्रा मुझे मिल जाए, आवश्यकता है, तो उससे उसका आय या रोज़गार के स्तर में वृद्धि से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा है।
तो अगर आपने उस टॉपिक के बारे में पहले से सोच लिया कि मनी की सप्लाई यथावत कांस्टेंट है, मनी की डिमांड। अब देखिए कुछ लोग तो इस क्वेश्चन को इसलिए हल नहीं कर पाए होंगे, ये 2013 में आया था, इसलिए इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाए होंगे जो हिंदी में ही पढ़ रहे हैं, केवल यहाँ पर केवल वो द्रव्य शब्द पढ़ रहे थे। अब वो अटक गए, द्रव्य क्या है ये। इसीलिए कहा जाता है खासकर टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी देख लिया जाए। और जैसे ही हमने इसको सप्लाई ऑफ मनी पढ़ा तो हमारे लिए क्वेश्चन पहले की तुलना में आसान हो गया। और उसके बाद आपने देखा मैंने इसको हल किया तो मनी समझ के हल किया, बार बार मैंने द्रव्य नहीं बोला, क्योंकि द्रव्य बोलने में एक कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगा, ये द्रव्य क्या था, द्रव्य क्या था। तो मनी अगर उसको हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा प्रायिकता बढ़ जाती है उसकी हल होने की, सही होने की। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप सबसे पहले उस क्वेश्चन के टॉपिक को समझें, मन में उस क्वेश्चन के बारे में विचार करें, और उस क्वेश्चन को पहले जब उसका टॉपिक सोच लेते हैं फिर उसके ऑप्शन या कथन को पढ़ना प्रारंभ करें। मुझे लगता है ये तरीका बहुत हद तक सफल सिद्ध हो सकता है। बहुत सारे सफल अभ्यर्थियों से भी इस संदर्भ में मैंने बात की, उनका भी कहना है सर हाँ ये कथन, ये तरीका एकदम सही है। कारण क्योंकि इसमें गलती के चांस कम है। और प्रीलिम्स में आप देख पा रहे होंगे कि जो लोग प्रीलिम्स पास नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारण से नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो उनका एक बड़ा कारण होता है कि सर वो नेगेटिव मार्किंग हो गई। क्वेश्चन तो 80 अटैम्प्ट कर दिए उन्होंने, लेकिन बाद में परिणाम में नंबर भी 80 ही आ रहे हैं, अर्थात नेगेटिव मार्किंग उनको झेलनी पड़ रही है। और नेगेटिव मार्किंग क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगता है कि ये तो आंसर सही था, ये भी सही है, लग रहा है इस बार पेपर आसान आया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर किस बार आसान और किस बार भारी आ रहा है, परंतु आपका एक अपना आइडियल तरीका होना चाहिए जिससे आप प्रश्नों को हल करें और सफलता आपको मिल पाए। संस्कृति आईएएस के द्वारा 3 प्रकार के प्रोग्राम फिलहाल चलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक जीएसपीटी कोर्स है। उस जीएसपीटी कोर्स में पूरा का पूरा सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है क्लास की तरह। जीएसपीटी कोर्स जो प्रीलिम्स वाला सिलेबस उसमें पढ़ा रहे हैं हम। दूसरा जो प्रोग्राम है उसमें पीटी बेस्ड, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, जिसकी आज मैंने शुरुआत करी, आज इसके बारे में मैंने आपको बताया। यानी टीचर, सब्जेक्ट का जो संदर्भ में संबंधित टीचर है वो कुछ क्वेश्चंस ले, उन क्वेश्चंस को कैसे हल करना था, उस टॉपिक में क्या और बातें जाननी थी जो आज हमने चर्चा करी, उससे संदर्भ में ये प्रोग्राम है। प्रत्येक टीचर द्वारा लगभग 200 से ज़्यादा प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो मुझे लगता है 1000 प्रश्नों का अभ्यास अगर टीचर इस तरीके से करा दे कि सर इसका कथन क्या आएगा, आंसर क्या होना था, क्या मिस्टेक होने के चांस थे, कैसे इस भाषा को अटेम्प्ट करना था, और उसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए जाएं, तो आपकी एक जो सही प्रैक्टिस करने का तरीका है, अटेम्प्ट सही करने का तरीका है, वो सुधर सकता है। और तीसरा जो प्रोग्राम है मेंस का, इसमें भी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है। और आप नोटिस करेंगे कि मेंस हो या प्रीलिम्स, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के माध्यम से लगभग पूरे टॉपिक का ही रिवीजन हो जाता है। पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया। वो जो टॉपिक, जिस पर टॉपिक पर वो क्वेश्चन आया है, वो टॉपिक ही पूरा रिवाइज हो जाता है। अर्थात अगर आप 200-250 क्वेश्चन इकोनॉमी के सुन लें तो मेरे ख्याल से लगभग इकोनॉमी के सारे टॉपिक प्रीलिम्स के रिवाइज हो गए। ऐसे यहाँ पर भी सारे टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं प्रीलिम्स के, प्रीवियस ईयर के, मेंस के क्वेश्चन देख करके। तो हमारा जो उद्देश्य है कि प्रीलिम्स हो या मेंस, क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने का तरीका टीचर बताए, और जो भी बेस्ट वे हो सकता है उस बेस्ट मेथड के अनुसार स्टूडेंट उसको फॉलो करे और धीरे धीरे हिंदी माध्यम का रिजल्ट सुधर पाए। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आप इस पर अभ्यास ज़रूर करें, और इस प्रोग्राम की और ज़्यादा जानकारी के लिए आप संस्कृति आईएएस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस ऐप का लिंक भी दिया हुआ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप स्वयं से भी पढ़ाई करना चाहें तो मेथड जो आज हमने चर्चा करी उसको फॉलो करें, लगातार उस पर अभ्यास करते रहें। निश्चित ही आपका जो प्रश्नों को हल करने का जो पैटर्न है वो सुधर पाएगा, और जो नंबर ऑफ़ हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी है वो पहले से बेहतर हो पाएगी। तो सब लोग ध्यान रखें अपना, घर पर रहिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को।
धन्यवाद।